मुराकामी साहब दो ही काम करते हैं, एक दौड़ते हैं और एक लिखते हैं। मतलब ऑफ कोर्स बीच में और काम भी करते हैं। आंखों देखी, ऑफ कोर्स आंखों देखी, इट्स वन ऑफ द फिल्म्स जो मैं बार बार उसकी तरफ जाता हूँ, क्योंकि वो फिल्म देखते हुए मैं रोया भी बहुत हूँ। मुझे नहीं लगता कि स्टीफन किंग की ऑन राइटिंग से अच्छी कोई किताब है। अपने प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट एक्चुअली जीना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखना उससे आएगा। बुकोस्की वो वाले राइटर थे नहीं जो डिसिप्लिन फॉलो करना में बिलीव रखते थे। वो डिप्रेशन में थे और उसके लिए वो लिख रहे थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ऐसी कोई किताब पढ़ते हो, रिलेट करने लगते हो, तो आपको लगता है एक सेकेंड कि ये क्या चल रहा है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है पथिक और मेरे साथ आज मौजूद है नीरज, जिनके साथ हम बहुत सारी बातचीत करने वाले हैं। और किताबें, फिल्में, उन सारी चीज़ों पर हम बात करें उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कॉफ़ी पर। ओके। क्योंकि जितनी भी बार मैं आपसे मिला हूँ और जहाँ कहीं भी हम मिले हैं ऐसा रहा है कि हर एक उसमें कॉफ़ी तो इन्वॉल्व रही ही है और हर बार अलग अलग कॉफ़ी इन्वॉल्व हुई। तो आपके साथ हमेशा एक वो एसोसिएशन है कॉफ़ी का। तो मुझे ये जानना है कॉफ़ी के साथ आपका रिश्ता कैसा है, और कुछ कॉफ़ी का रिकमेंडेशन है तो उससे शुरू करते हैं। कॉफ़ी का रिकमेंडेशन तो अगर वहाँ से शुरू किया जाए तो सबसे पहले उसमें आइसक्रीम डालना बंद करो। कॉफ़ी मैं मोस्टली अमेरिकानो पीता हूँ और कभी कभी मैं कैपेचिनो भी पीता हूँ, बट मोस्टली जो ग्राउंड कॉफ़ीज़ हैं और वो लेकर मैं घर पे फ्रेंच प्रेस में ब्रू करता हूँ। और मुझे सारे जितनी अलग अलग टेक्निक्स हैं कॉफ़ी बनाने की, उसमें मुझे ये टेक्निक काफ़ी अच्छी लगती है कि जिसमें बीन्स बेसिकली इमर्ज होते हैं और उसके बाद वो एक सर्टेन फ्लेवर लेकर आते हैं। तो मुझे ये पसंद है अमेरिकानो इस टेक्निक से बनाया हुआ। और रही बात कि कॉफ़ी से रिश्ता क्या है, तो एक महीने जब मैंने बहुत सारी कॉफ़ी पी और बहुत सारे मेरे पैसे खर्च हुए उस पर, तो मुझे लगा कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं, इतना क्या फैसिनेशन है कॉफ़ी से। देन आई रियलाइज कि कॉफ़ी इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड इन माई मेमोरी विद गुड टाइम्स। तो जब मैं बॉम्बे भी आया और एक बहुत वो क्लीशे है ना कि राइटर है तो चाय पसंद होगी, तो आई फाउंड माई सेल्फ हैविंग टी अर्लियर। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये फेज़ में होता है कि कभी 6 महीने में कॉफ़ी पी रहा हूँ, वो जो इंस्टेंट कॉफ़ी आती है वो 2 रुपए वाली जो आप बनाते हो। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब जीवन थोड़ा बेटर होने लगा, जब काम मिलने लगा और जब आप अच्छी जगहों पे जाने लगे, तो आपको और अच्छी कॉफ़ी मिलने लगी। और उसके बाद आई वॉज राइटिंग अ शो, और उस दौरान जहाँ हमारा राइटर्स रूम होता था वहाँ बगल में एक बहुत अच्छा कैफ़े, कॉफ़ी कैफ़े है, हम जाते भी हैं वहाँ पे, तुम्हारे साथ भी गया हूँ मैं। तो वहाँ पर वहाँ से रोज़ कॉफ़ी आती थी। तो उस टाइम लाइफ में जो भी चल रहा था और वो जो कॉफ़ी चल रही थी, और स्पेशली उसमें एक नुआंस ये है कि वो टेक अवे मुझे बहुत पसंद है। उनका जो टेक अवे कप है वो मुझे बहुत पसंद है, कि मुझे लगता है कि इफ़ आई एम टेकिंग कॉफ़ी फ्रॉम देयर एंड आई एम गोइंग टू वर्क, तो वो सिचुएशन कैसी भी हो लाइफ की, वो मुझे लगता है कि सब अच्छा है। तो कुछ अच्छा भी होता है तो भी मैं कॉफ़ी की तरफ चला जाता हूँ, कुछ ख़राब होता है तो भी मैं कॉफ़ी की तरफ चला जाता हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा ही होगा ऐसा मानकर हम कॉफी की तरफ से शुरुआत कर रहे हैं। आपसे हर बार मैं मिलता हूँ तो कॉफी के साथ साथ दूसरी चीज ये है किताब। हर बार आप मुझे एक किताब देते हो पढ़ने के लिए और वो नई किताब मैं पढ़ता हूँ, वापस आता हूँ, वो लौटाता हूँ, मुझे एक नई किताब मिलती है। तो अब हमारे लिए, सबके लिए, आपके क्या क्या रिकमेंडेशंस है किताबों को लेकर, और आपका जो एक रीडर का एक प्रवास होता है किताबों के साथ, तो वो कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत हुई और अब कहाँ है? क्योंकि अब आप लेखक भी बन चुके हो, पाठक ना रह के, तो अब जाके कैसा रहा है जो सफ़र है वो? तो ये राइटिंग का जो सफ़र है, मुझे लगता है राइटिंग और रीडिंग बहुत चेंज होता है। जैसे कॉफ़ी का भी हमने बात की ना, कि एक टाइम पर आपको लग रहा है कि आप चाय पी रहे हो, फिर कॉफ़ी का एक फेज़ आया है, फिर आप एक सर्टेन तरह की कॉफ़ी पी रहे हो। तो मुझे लगता है ये बदलता रहता है। और मतलब बचपन में तो प्रेमचंद से ही हम सब ने शुरू किया, और जो क्लासिक लिटरेचर हिंदी का है तो वो पढ़ा है। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मेरा टेस्ट थोड़ा सा, मुझे लगता है कि एक थोड़ा अलग तरफ की राइटिंग में जा रहा है। तो फ़िलहाल तो मतलब कुछ राइटर्स हैं जिनको मैं बार बार पढ़ता हूँ। जैसे उसमें निर्मल वर्मा भी हैं, उसमें बुकोस्की भी हैं,
और अभी फ़िलहाल इंडियन राइटर से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं बाहर के राइटर्स को पढ़ रहा हूँ। उनकी कोई किताबें जिस पे हम स्पेसिफिकली बात कर सके, या ऐसी किताबें जो आप खास करके अभी बात करना चाहते हो? मुझे बुकॉस्की से एक रिश्ता है, और उनकी एक किताब है जिनसे मैं उनको समझ पाया, और मैं चाहूँगा कि जिन लोगों को भी बुकॉस्की का लिखा हुआ पसंद है, और उनकी कविताएं तो बहुत इंस्टाग्राम पे चलती ही हैं, अगर आपको उनकी 4 लाइन भी पसंद है, और तो उनकी एक किताब है ऑन राइटिंग, बुकॉस्की ऑन राइटिंग। स्टीफन किंग की भी किताब है ऑन राइटिंग, उसकी बात हम बाद में करेंगे, बट ये बुकॉस्की की ऑन राइटिंग है, और इसमें उनके बहुत सारे लेटर्स हैं जो उन्होंने अपने पब्लिशर फ्रेंड्स को लिखे हैं, और वो पढ़ के आपको उनका राइटिंग का प्रोसेस समझ में आता है। और ये किताब ऐसे ही छपी है ना, उनकी हैंड राइटिंग में, ऐसा कुछ? उनकी हैंड राइटिंग में नहीं है, उनके नोट्स हैं उसमें। हाँ, कई जगहों पे वो स्क्रिबल किया करते थे। हाँ, तो इनफैक्ट यहाँ पे भी एक ये जो किताब है बुकॉस्की का ऑन कैट्स, इसमें भी इफ यू लुक एट इट तो उन्होंने बहुत चीज़ें स्क्रिबल की हुई हैं। यस यस। और ऑन राइटिंग में कई कई जगहों पे फोटोज़ हैं, बट वो बहुत रीडेबल नहीं है, तो वो एक डिस्क्लेमर के साथ भी आता है कि कहीं पे ऑफ हो सकता है। तो बट वो बुकॉस्की को समझने के लिए बहुत ज़रूरी राइटिंग है, क्योंकि बाकी तो आप अगर फिक्शन भी लिख रहे हो, लेकिन जब आप लेटर्स लिख रहे हो तो आई होप कि आप फिक्शन ना लिख रहे हो। और जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो कि यार पैसे की तकलीफ़ चल रही है और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, काश मैंने डिसिप्लिन फॉलो किया होता, क्योंकि बुकॉस्की वो वाले राइटर थे नहीं जो डिसिप्लिन फॉलो करना में बिलीव रखते थे, बिकॉज ही वॉज राइटिंग टू लाइक कम्स इन टर्म्स विद हिमसेल्फ। वो डिप्रेशन में थे और उसके लिए वो लिख रहे थे। तो वो किताब पढ़ने के बाद जिसमें उनके लेटर्स हैं, ये बहुत समझ में आता है कि क्या आदमी था, मतलब राइटर के बियॉन्ड आप उसको एक इंसान की तरह देख पाते हो। और वो मेरे लिए, क्योंकि मेरी बहुत लड़ाई हुई है बुकॉस्की से। उनकी एक कविता है सो यू वांट टू बिकम अ राइटर, और वो किसी भी जो भी राइटर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। और मैंने जब पढ़ी थी तो मेरा तो डिसएग्रीमेंट था कि ये क्या बकवास है, मुझे क्यों बता रहे हो कि मैं कैसे कैसे राइटर नहीं बन सकता हूँ जबकि मैं बनना चाहता हूँ। तो वो एक कविता है वो, बट वो कविता एक्सप्लेन करती है बुकॉस्की को कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू, एंड व्हेन यू रीड द बुक ऑन राइटिंग यू रियलाइज कि उसका सबटेक्स्ट जो है वो आपको मिलेगा उस किताब में। तो वो वहाँ से तो मेरा फिर रिश्ता ठीक हो गया बुकॉस्की से। सो ऑन राइटिंग है बुकॉस्की की किताब। उनकी हाइमन राइट, वो दिखाता है कि कितना somehow even I relate with that childhood, क्योंकि उसमें जिस तरह से स्कूल में वो जाता है बच्चा और उसके चेहरे को देखकर और उस पर फोड़े हैं और उसकी वजह से उसका मजाक उड़ाया जाता है, एंड ही फील्स अ सेंस ऑफ आइसोलेशन। तो उस किताब से मुझे वो एक देखा कि हाँ, सो ये 2 किताबें हैं जो मुझे लगा कि ऊपर से तो बहुत हीरो बन ली है बुकॉस्की, जितने लोग पढ़ते हैं कि यार ये आदमी ने ये लिख दिया, मेरा भी ये था कि ये क्या बात कर रहे हो, ये लिख दिया इसने। लेकिन व्हेन यू रीड दोज 2 बुक्स यू रियलाइज कि ये कहाँ से आ रहा था आदमी। और मुझे लगता है दैट हेल्प्स अ लॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हु वी आर, क्योंकि मैंने कोई बात कही, तुमने कोई बात कही, उस बात को गलत कॉन्टेक्स्ट में कोट कर देना तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे वो बुकॉस्की से मिला, मैं समझ सकता हूँ शायद थोड़ा बहुत ही कहाँ से आ रहा है वो पढ़ने के बाद। अब बुकॉस्की के साथ जो आपने बात करी ना कि वो कहाँ से आ रहा है पता चलता है, मेरे साथ वो ऐसे हुआ था। सबसे पहले मैंने उनकी जो किताब उठाई थी वो थी पोस्ट ऑफिस, और उस वक्त मुझे नहीं पता था बुकॉस्की कौन है। मैंने तो किताब उठाई थी इसलिए कि मैंने गुजराती में, मेरी पढ़ाई गुजराती में हुई थी, तो उसमें एक बहुत ही ऐसे एक कहानी थी जो ऐसा माना जाता है कि गुजराती लिटरेचर की बहुत फेमस कहानी है, जिसका टाइटल भी सेम था, पोस्ट ऑफिस। ओके। तो मैंने जब वो इंग्लिश में देखी तो मुझे लगा अच्छा ये किताब इंग्लिश में भी है। ऐसे करके मैंने किताब उठाई, मैंने पहला पन्ना खोला और उस पे लिखा था दिस बुक इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड डेडिकेटेड टू नोबडी। और क्लासिक बुकॉस्की। क्लिक हो गया वो। हाँ। और मैंने पढ़ा उनके बारे में। हाँ। और मुझे पता चला ये अपनी कहानी को वर्क ऑफ फिक्शन कहते, और बाद में क्या दादागिरी से कहते हैं कि दिस बुक इज डेडिकेटेड टू नोबडी। तो वही बुकॉस्की जहाँ खुलते हैं वो ये किताबें हैं। तो मेरा भी रिश्ता कुछ ऐसे शुरू हुआ था उनके साथ। बुकॉस्की के साथ अगर हम बात करें तो और कौन से लेखक हैं जिनकी आप रिकमेंडेशन में बात करना चाहेंगे? निर्मल वर्मा तो है ही हैं।
बिल्कुल। निर्मल वर्मा का एक पूरा मेरे पास पूरा सेक्शन है किताबों का। उसमें से कई किताबें हैं जो दोस्त ले गए हैं और वो वापस उन्होंने की नहीं है, पर निर्मल वर्मा की सबसे इम्पैक्टफुल किताब जो मेरे लिए रही, उनमें से दो किताबें हैं। एक है एक अंतिम अरण्य, ये मुझे दिल्ली से किसी ने गिफ्ट में भेजी थी कुछ 4-5 साल पहले, मुझे टाइम लगा, पर ये किताब पढ़ते हुए मैंने प्रॉपर, मतलब ये लॉकडाउन के दौरान मैंने पढ़ी थी, और उस टाइम जो इसका असर था, जैसे मैंने हाईलाइट किया कि बीतता कुछ भी नहीं है, मतलब ये इतनी सी लाइन, बीतता कुछ भी नहीं है बोल के वो, और इस पर बहुत देर तक सोचा जा सकता है। आपको लगता है कि क्योंकि लॉकडाउन में व्हेन यू आर रीडिंग इट तो आपके पास सोचने का भी टाइम ज़्यादा है, एंड यू आर थिंकिंग कि यार ये जो चीज़ें लग रही थी कि हम ओवरकम कर गए, क्या हम ओवरकम कर गए? और निर्मल वर्मा की राइटिंग में वो बहुत दिखता है कि जो पीछे का जिया हुआ है वो प्रेजेंट में आता है, फिर एक फ्यूचर में आगे हम कैसे जाना चाहते हैं उसकी कल्पना। तो निर्मल वर्मा की अंतिम अरण्य, जिसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक यंग कैरेक्टर है और एक ओल्ड कैरेक्टर है, और वो एक जो ओल्ड हैं वो बीमार हैं और लगभग डेथ की तरफ वो जा रहे हैं, और ये जो एक नया नौजवान है वो अपनी लाइफ में भी जाने वाला है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक सेंस ये भी लगता है कि, और ये निर्मल वर्मा ने अपने एंड के टाइम पे लिखी है, मतलब अंतिम नवल कथा। हाँ, नवल कथा मतलब नॉवल। अच्छा, ओह शिट, मुझे पता ही नहीं है। खैर, नवल कथा पहली बार मुझे उपन्यास पता था, हाँ, नवल कथा मुझे नहीं पता था वर्ड। खैर, आपको फिर इसमें एक सेंस ये भी आता है ना कि क्या निर्मल वर्मा ने जो छोटा कैरेक्टर बनाया, जो यंगर कैरेक्टर बनाया है, वो भी कहीं उनका ही एक एक्सटेंशन है, क्या वही हैं वो, और अपने अब ओल्डर सेल्फ से वो बात कर रहे हैं? क्योंकि वो एक जगह इसमें लिखते भी हैं कि जब इंसान की उम्र हो जाती है तो वो अपने आगे क्या होगा के बारे में नहीं सोचता है, वो ज़्यादा अपने बीते हुए जीवन के बारे में सोचता है। तो ये एक किताब है जो आई थिंक इफ़ यू लव हिंदी और यू लव एनी काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्ट करने वाली राइटिंग है, जो थोड़ा सा रुक के, जिस राइटिंग में बहुत बाहर चीज़ें नहीं हो रही हैं, बम नहीं फट रहा है बाहर, चेस सीक्वेंस नहीं है, तो ये एक किताब है निर्मल वर्मा की। और दूसरी किताब है इनकी धुंध से उठती धुन। अरे वाह। और वो उनकी डायरी है, और वो मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है, वो तो मैंने 3-4 बार पढ़ी है। और उसकी सुंदर बात ये है कि जैसे अंतिम अरण्य में तो आपको फिर भी, आप एक कहानी है तो एक अंतिम अरण्य आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, उनके वही है, उनका बुकोस्की का जो ऑन राइटिंग है ना, वो निर्मल वर्मा का ऑन राइटिंग इज धुन से उठती धुन, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें अपनी लाइफ में क्या चल रहा है किस टाइम पे वो डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो ये दो निर्मल वर्मा का जब आपने ये कहा, मुझे जस्ट अभी इंटरेस्टिंग बहुत एनालॉजी एक कनेक्ट हो रही है कि इस किताब में लिखा था बीतता कुछ नहीं है, मतलब अतीत एक ऐसा शब्द है, मुझे लगता है निर्मल वर्मा की हर किताब में आता है, हर कुछ पन्नों के बाद आ जाता है। और क्योंकि ये उनका आखिरी उपन्यास था, उनके सबसे पहले उपन्यास के बारे में भी जब हम देखें तो वे दिन, उसमें एक वाक्य है, अब वे दिन लिखा गया था जब वो खुद एक बहुत यंग ऐसे एज में थे, और उसमें भी कैरेक्टर्स जो है वो सारे यंग एज में है, और तब उन्होंने लिखा है उसे लगता था कि वो बच सकता है। और ये प्योर फिलोसॉफिकल सेंस में था, कोई इवेंट के बारे में नहीं, तो वही कि उसे लगता था कि वो बच सकता है। और वहां से जाके अंत में जब बात होती है अंतिम अरण्य में कि बीतता कुछ नहीं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कितना एक वही यूनिवर्स है निर्मल वर्मा का जिस पे बात होती है। और एक किताब और जो आपने ही मुझे दी थी, विनीत गिल की, हाँ करेक्ट, वो भी यही रखी है मैंने कहीं, ये हियर एंड हियर आफ्टर, निर्मल वर्मा's लाइफ इन लिटरेचर। तो लेट्स टॉक अबाउट इट ना, तुम बताओ इस बारे में कि मतलब मैं तो बात करूंगा ही, बट ये हम दोनों की पसंदीदा किताब है। सो व्हाट वाज योर इम्प्रेशन ऑफ रीडिंग दिस बुक? इस पे मुझे, हाँ एक्चुअली अगर मुझे बात करनी है ना, तो इस किताब पे बात करने के लिए मैं इस मुद्दे पर जाऊंगा कि ये किताब निर्मल वर्मा के बारे में, अगर मैं इस शब्द को भूल जाऊं और इसके साहित्यिक कृति की तरह अगर मैं देखूं ये कैसी है, तो उस पे मुझे बहुत सीखने समझने ये मिला कि ये वैसे तो निर्मल वर्मा की जीवनी है, उनकी बायोग्राफी, पर उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया है कि ये लिटरेरी बायोग्राफी है।
निर्मल वर्मा का निजी जीवन ऐसा रहा है कि जिसमें लोगों को काफी मसाला मिल सके या कहानियां मिल सके, मिस्ट्री मिल सके। उनका प्रवास ऐसा रहा, वो अलग अलग जगहों पर रहे, उनके प्रेम के साथ उनका संबंध कैसा रहा, शादी, सारी चीजें, इवन भारत सरकार के साथ संबंध कैसे रहे, 1980 से लेकर 2005 तक ट्रांजिशन आता रहा। करेक्ट। और उनके ऊपर भी वो था, वो लांछन थोड़ा लगाया गया कि आप एक सर्टेन तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने लगे हो। ये सारी बातें उनके जीवन में थी, पर इन सब को हटाकर निर्मल वर्मा के लेखन की शुरुआत कहाँ से हुई? ट्रांसलेशन से, जो भी एक ऐसी चीज है जिसपे हमेशा बात होनी चाहिए। निर्मल वर्मा पे जब भी बात होती है हम उनकी किताबों की बात करते हैं, पर इन्होंने जिन लेखकों को ट्रांसलेट किया, ये तब की बात है जब 1950 के समय में वो मिलन कुंद्रा को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले वो व्यक्ति थे, जब अंग्रेजी में भी उनकी किताबें नहीं बनी थी। उन्होंने सीधा चेक से हिंदी में अनुवाद किया था और भारत में मिलन कुंद्रा की किताबें आ गई थी, तो उस पे बात होती है। वहां से वो अपना खुद का लेखन जब शुरू करते हैं हिंदी में, उसकी बात होती है और आखिर में अंतिम अरण्य तक जाती है। और ये जो सफर है लिटरेरी बायोग्राफी का, वो कितने अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है इसमें। ये इस किताब का सबसे खास, मुझे जो सबसे सुंदर बात इसकी लगी थी, मुझे ऐसा लगा था कि जैसे घर में कमरे होते हैं ना, ये हम भी यहाँ बैठे हैं तो ये मेरा हॉल है और यहाँ पे मेरा एक स्टडी है और मेरा किचन है और दूसरे कमरे हैं, तो ये किताब आपको निर्मल वर्मा की स्टडी में ले जाती है। बिल्कुल, स्टडी में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि हाँ एक फ़ोटो इसकी लगी है, एक फ़ोटो इसकी लगी है, एक फ़ोटो इसकी लगी है, पर ये किताब उस तरह से हिलती नहीं है, ये ऐसे में नहीं आती कि चलो मैं कहीं और ये बहुत सिंपल और बहुत इजी रीड है। अगेन, अगर किसी को निर्मल वर्मा की प्रोसेस के बारे में और वो थॉट प्रोसेस ऑफ अ राइटर के बारे में पता करना है और जानना है, तो आई थिंक रिसेंट टाइम्स में तो ये काफ़ी अच्छी किताब है। अगर किताबों तक रहना है तो मुझे एक मतलब लॉकडाउन के दौरान ही मैंने डिस्कवर किया था फर्नांडो पेसोआ को। तो फर्नांडो पेसोआ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि फर्नांडो पेसोआ ने वैसे तो 3 या 4 नामों में अपना काम लिखा था, 3 या 4 नामों से जो बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन उन्होंने कुछ 70 या 75 नामों अपने पेन नेम यूज करके अलग अलग चीजें लिखी हैं। उसकी कुछ 1000 पेज की मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे मिली है जो छपी नहीं है, वो सारी बातें हैं ना। हाँ। और वो आपको लगता है कि आपकी एक लाइफ में एक इंसान एक नाम के साथ एनफ जस्टिस नहीं कर सकता है, और फर्नांडो पेसोआ का ये किताब है द बुक ऑफ डिस्कॉर्ड अभी तक, और ये ऐसे है ना, ये घूट घूट पीने वाली किताब है। ये आप मैंने पूरी ख़त्म नहीं की है, आई हैव रेड लाइक 60% ऑफ दिस, लेकिन इसका जो असर है वो हर हफ्ते में, मतलब ये किताब उठाता हूँ और मैं थोड़ा सा पढ़ के और रख देता हूँ। द बुक ऑफ डिस्क्वाइट, बेचैनी की किताब। और इसको पढ़ के समझ में आता है कि ये पेसोआ के अलावा कोई और नहीं लिख सकता था, और फिर वो इसको पढ़ने के बाद ये भी जस्टिफाई हो जाता है कि वो क्यों 70-75 अलग अलग नामों में वो इंसान लिख रहा है, और वो जो प्रोमिनेंट 3 या 4 नाम थे पेसोआ के, वो एक दूसरे से अग्री भी नहीं करते थे। मतलब एक नाम, अगर मेरा नाम नीरज है तो नीरज के नाम से मैं लिख रहा हूँ एक सर्टेन चीज इन सपोर्ट ऑफ समथिंग, और फिर अगर मैं पथिक के नाम से लिख रहा हूँ तो मैंने उसी चीज के अगेंस्ट लिख दिया कि ये क्या बकवास कर रहा है नीरज, ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है। तो इस तरह से, और मतलब इसके अलावा मैंने कोई और किताब नहीं पढ़ी है पेसोआ की, और यही किताब भी, मतलब अगर किसी को अगेन निर्मल वर्मा से का मुझे लगता है कि नेक्स्ट लेवल अगर जाना हो, कि वो लोनलीनेस शायद है, या मेलनकली बोल सकते हैं, मेलनकली इज द राइट वर्ड फॉर दिस, सो फर्नांडो पेसोआ की द बुक ऑफ डिस्क्वाइट पढ़नी चाहिए। इसमें कहानी नहीं है, कुछ नहीं है, पैराग्राफ्स हैं। हाँ, और वो सारे पैराग्राफ्स एक ऑर्डर में भी नहीं है, तो इसकी अच्छी बात भी ये है कि आप इसको निकाल कर कहीं से भी पढ़ सकते हो, और ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स है यार, ब्यूटी ऑफ थॉट्स है ये, क्योंकि एक लेखक जब कितने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ सोचता है और सबको अलग अलग लिखता है, तो ऑफ कोर्स थॉट्स और फिर आर्टिकुलेशन तो है ही है इस किताब में। पर मुझे नहीं लगता है कि पेसोआ बहुत सोच के कि अब मैं इसकी आवाज में लिख रहा हूँ करते होंगे। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। मुझे लगता है कि वो क्योंकि फिर बहुत मुश्किल है, फिर ये राइटिंग नहीं हो पाएगी। वो भी है,
फिर आप घोस्ट राइटिंग कर सकते हो, हाँ, बट पेशवा हिमसेल्फ वाज हिज ओन घोस्ट घोस्ट राइटर। राइटर, यस। मैं खुद का ही घोस्ट राइटर हूँ पेशवा, यू नो। या फिर तो मैंने अपने लिए घोस्ट राइटर्स रखे हैं, तो इस तरह जो घोस्ट है। करेक्ट। तो इस तरह की राइटिंग नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता कि पेशवा वाली राइटिंग सोच के होगी। बिल्कुल। मुझे लगता है उस दिन जो पर्सनैलिटी उस हिसाब से लिख दिया बस। हाँ, इसीलिए तो ऐसी किताबें आई ही नहीं है ना इतने सालों में। कहाँ इस तरह की किताब कहाँ दूसरी मिली है। उसके बाद मैंने गुलजार साहब के थ्रू अमृता प्रीतम जी को डिस्कवर किया था। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी ही हैं और अमृता प्रीतम जी की, पर मुझे मैंने रसीदी टिकट की कहानी सुनी थी। रसीदी टिकट जो अगेन बहुत ही पतली सी किताब है। रसीदी टिकट अंदर से तो सुंदर है ही है, मतलब अगर आप पढ़ो तो आपको समझ में आता है। थोड़ा ये भी समझ में आता है कि जब एक आदमी चीज़ें लिखता है और जब एक औरत चीज़ें लिखती है तो उसका एक सटल फ़र्क होता है। तो वो मुझे आवाज़ बहुत अच्छी लगी थी अमृता प्रीतम जी की, जिस तरह से लिखा। और उनमें जो एक वो है कि ऐसे कैसे, हाँ, मैं बताती हूँ अभी ऐसे कैसे। तो और ये राइटर्स की सुंदर बात ये है ना कि राइटर्स जब आपको बता भी रहे होते हैं ना कि अच्छा ऐसे कैसे, तो वो लिख के बताते हैं। तो ये जब इन्होंने ये किताब लिखी थी रसीदी टिकट और किसी को भेजा था पढ़ने के लिए कि पढ़ के बताओ कैसा है, तो उन्होंने बहुत बेइज्जती कर दी थी उनकी। उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये तो वैसी बातें हैं जो कोई भी रसीदी टिकट के पीछे लिख दे। वही तो बात है इस किताब की। और वहाँ से इस किताब का नाम आता है रसीदी टिकट। तो मुझे जब ये मैंने कहानी सुनी तो मुझे ये एटीट्यूड पसंद आया। मैंने कहा यार ये तो सही है, ज़रा पढ़ के देखते हैं। और इसमें भी वो एक सॉफ्टनेस है और एक सर्टेन तरह का ग्रेस है। ये वो प्रेम पत्र वाली किताब है ना। ये प्रेम पत्र वाली किताब नहीं है, इसमें उनकी लाइफ है। अगेन देखो, इट्स नॉट दैट कि एक कहानी चल रही है। हाँ, अपनी लाइफ के छोटी छोटी घटनाओं को उन्होंने लिखा है कि मतलब राइटिंग से लेकर और बाहर जाने से लेकर और कौन सा अवार्ड मिला और क्या मिला, और उस टाइम पे जो पेट्रियार्की थी उसमें उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, किस तरह से लोग उनको अप्रोच करते थे अगर एक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी अप्रोच करना है और उनको लगता था कि एक सेकंड ये क्या, मतलब दूसरी बात ही तुम ये कैसे कर रहे हो। तो सारा उनको ये चीज़ें बहुत अजीब लगती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में ये किताब। तो ये अगेन अभी बात करते हुए मुझे लग रहा है कि जो हमने निर्मल जी के बारे में बात की या बुकॉस्की के बारे में बात की कि उनकी जो अपने बारे में राइटिंग है वो हम लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सेम अमृता प्रीतम के साथ भी सेम चीज़ है। नेक्स्ट जो राइटर हैं जिनकी मैंने एक ही किताब पढ़ी है फिर से, और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी राइटर का एक पढ़ते हो और वो ही रह जाता है इतने टाइम तक ना कि आप दोबारा नहीं जाते हो, तो वो हैं स्वदेश दीपक जी। अरे बेहतरीन। स्वदेश दीपक जी की एक किताब है मैंने मांडू नहीं देखा। तो मांडू एक जगह है जो किताब पढ़ने से पहले मुझे पता नहीं था, तो मुझे तो थोड़ा सा फनी टाइटल लगा था। मैंने कहा ये क्या, मैंने मांडू नहीं देखा, क्या है ये। और जब किताब पढ़ना शुरू किया, है तो टफ लेकिन इतनी मैजिकल है ये किताब। मैं बॉम्बे से पुणे ट्रैवल कर रहा था और 3 दिन में मैंने ये पूरी किताब मैंने मांडू नहीं देखा स्वदेश दीपक जी की ख़त्म कर ली। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो 3 दिन में ख़त्म ना करें, आराम से पढ़ें। पर देयर वाज समथिंग अबाउट दिस बुक, समथिंग मैजिकल अबाउट दिस बुक, इवन दो इट इज़ अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर, और टफ हो सकती है कई लोगों को पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा ही टफ है, मेरे खुद के लिए टफ थी। मैंने जब ये पढ़ी थी तब मैं क्लिनिकल सेटअप में ही काम करता था, एंड येट इट वाज वेरी टफ फॉर मी कि मैंने ऐसा पेशेंट कभी नहीं देखा। ओह ओके। तो मेरे लिए वो था कि मुझे नहीं समझ आ पा रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रोफेशनल कि इनमें से ये जो बात कर रहे हैं वो कौन सा उनका परसेप्शन है और कौन सी बात हकीकत है। और इसीलिए शायद जब ये किताब शुरू होती है, इट्स द सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द बुक, कि इन्होंने किताब शुरू होते ही इन्होंने लिखा है एक ज़रूरी सलाह, जहाँ ठीक समझें शायद शब्द लगा लें, क्योंकि कुछ अस्थायी स्मृतियाँ खंडित होती हैं। कुछ अस्थायी स्मृतियाँ खंडित होती हैं, कि जो टेम्परेरी मेमोरी है आपकी वो ब्रोकन है, इट्स नॉट लीनियर। तो आपको जहाँ पे नहीं लग रहा है कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ था क्या, तो शायद ये हुआ था। और मुझे ये जो अनसर्टेनिटी ऑफ राइटिंग है ना, मुझे ये भी बहुत पसंद है किसी राइटर में। कोई राइटर बहुत कॉन्फिडेंट होकर भी बोले कि नहीं यही तो हुआ था, तो लगता है कि नहीं शायद नहीं,
और कोई बोले यार शायद ऐसा हुआ, शायद हो सकता है कि मैं भी गलत था। उस हुए की संभावना में जो मजा है वो सर्टेनिटी में नहीं। करेक्ट। स्वदेश दीपक जी को बहुत पॉपुलर प्ले राइट थे वो, और राइटर भी थे। उन्होंने कई सारे नाटक लिखे हैं, जिसमें से कोर्ट मार्शल एक नाटक है जो अभी भी बहुत प्ले किया जाता है। और तो उस दौरान ही वॉज अ स्टार, और उनको फिर एक लड़की मिलती है और वो बोलती है कि आप मेरे साथ मांडू चलेंगे क्या। तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है और उसको बहुत भद्दी भद्दी बातें बोल देते हैं कि तुमको क्या लगता है कि मतलब वैसा सा बोल देते हो कि आई एम मेल प्रोस्टिट्यूट तक, उस लेवल तक जाकर वो बोल देते हैं। और उस बात का उनके खुद के ऊपर इतना गहरा असर होता है कि ही गोज इनटू दैट लूप, इनटू दैट स्पाइरल। उस वक्त कुछ ऐसा असर हुआ था जिस वजह से ये बात हुई। हाँ, ये हाँ, भी एक है पॉइंट। मतलब मैं भी एग्जैक्टली अगर इस बारे में सोचो तो लगता है कि सिर्फ ये घटना नहीं हो सकती है। हाँ। उसके पीछे बहुत सारी और चीजें होंगी, लेकिन मैंने जो पढ़ा मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ये ट्रिगर था। हाँ। कि वहां से इसलिए कि एक सेकंड ये क्या हुआ, एंड देन ही गोज इनटू दिस। और 7 साढ़े 7 साल तक वो इस फेज में रहे थे, और उसके निकलने के बाद लोगों ने उनको बोला कि आपको इस बारे में किताब लिखनी चाहिए। और उस चीज़ को लिख देना भी इतने सारे, मतलब कितने 330 पेज की किताब है ये, और अपनी उस स्थिति को लिखना, अपने उस ट्रॉमा को लिखना भी, मतलब हमें तो मज़ा आता है पढ़ के। पर अगर आप ये सोचो कि कोई इंसान, पर्सन हु सफर्ड, और उसके लिए कितना ट्रॉमेटिक है वो जीना और फिर लिख पाना, और फिर एक दिन उनका गायब हो जाना और कभी वापस लौट के नहीं आना अपने परिवार के पास। आज तक लोग उन्हें ढूंढते हैं, लेकिन है, मतलब सच यही है कि वो गए और वापस लौट कर नहीं आए। इसके कई सारे मैंने नोट्स भी बनाए थे जब मैं पढ़ रहा था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप ऐसी कोई किताब पढ़ते हो और रिलेट करने लगते हो तो आपको लगता है एक सेकेंड कि ये क्या चल रहा है। जैसे इनका एक ये मैंने नोट बनाया था कि प्रेम और युद्ध के तरीके एक जैसे, जो हारे वह युद्ध बंदी। ये कितना ईमानदार है। अद्भुत, मतलब जो ईमानदार है वो अद्भुत है, समझ रहे हो। हाँ। ये कितना ईमानदार है कि आपको ये रोज दिख रहा होता है, पता होता है, लेकिन फिर भी आप मानते नहीं हो। चेहरा उतना उदास जैसे उदासी खुद, जल गई देह, कहाँ रह गए रंग सुगंध। कई बार होता है ना कि आप जब डिप्रेशन, यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन सर्टेन लेवल ऑफ, एंड देन यू रियलाइज कि नथिंग इज मेकिंग सेंस। किसी चीज़ में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, किसी चीज़ का कोई रंग ही नहीं, आई एम नॉट दैट एक्साइटेड। तो ये सब मेरी आत्मा में रह रही तितलियाँ एक एक करके उड़ गई। ये बिल्कुल वो देखा जाए तो वैन गो वाली एक आपको फीलिंग देता है। पर वही, वो दोनों जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे थे वो कितना सिमिलर था वो यहाँ पता चलता है। दोनों की जो मानसिक स्थितियाँ हाँ, और वो बहुत सैड है। पता नहीं उसको कितना रोमांटिसाइज करना चाहिए। हाँ। बात होनी चाहिए ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारी, मतलब एज राइटर्स या रीडर्स, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बता सकें कि वो सारी चीज़ों को रोमांटिसाइज नहीं करना है। एग्जैक्टली, वो तो खुद सफ़र करते थे लिखते समय। लिखा है इन्होंने कि जब हम बेटी या बेटे के सर पर बहुत देर तक हाथ रखते हैं तो उसे कमज़ोर और कायर बनाते हैं। ये स्टेटमेंट की तो एक हैवीनेस जो है, क्योंकि उन्होंने जब किताब पढ़ते हैं तो समझ आता है कि उनका रिश्ता कैसा है। एक्चुअली इस पे ना मुझे एक और बात याद आ रही है, मतलब इस पे मैं ऐड कर रहा हूँ। जेरी पिंटो की किताब है अ बुक ऑफ लाइट। उसमें उन्होंने ऐसे छोटे छोटे किस्से और कहानियां इकट्ठा किए हैं। इकट्ठा किए क्या, मतलब ये वही बात है कि उन्होंने इंटरव्यूज लिए या लोगों से उनके अनुभव लेकर उसे कंपाइल किया। और ये वैसे अनुभव है कि आप अगर किसी ऐसे सदस्य के साथ रहते हैं आपके घर में जो किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी से जूझ रहे हो, जहाँ उनकी बहुत लंबे समय से एक ट्रीटमेंट चल रही है विद देयर मेंटल इलनेस, तो उनके अनुभव लिए और उस पर किताब लिखी। और उसकी शुरुआत होती है स्वदेश दीपक के बेटे के अनुभव के साथ। उसमें बात हुई है, और ये बहुत ही ज़्यादा गहरी बात है। स्वदेश दीपक के बेटे ने ये बात कही कि जिस दिन स्वदेश दीपक सुबह वॉक पर गए और कभी वापस नहीं लौटे, उन्होंने इतनी मेहनत करना भी ठीक नहीं समझा कि अब हम जाके सर्च शुरू करें।
उसने कहा कि वी ऑल फेल्ट अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ रिलीफ कि फाइनली ही इज गॉन. I don't know what to feel about it, but अब विलेनाइज ना करते हुए अगर हम इसको एक उस तरह से देखें कि इसी बारे में है ये किताब कि हम ये नहीं सोच सकते कि ऐसा कैसे कह दिया. और जब आप मैंने मांडू पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट है स्वदेश दीपक के साथ रहना. मतलब वो खुद एक डिफिकल्ट स्पेस में थे, बट ये किताब उसके बारे में है कि हर एक इंसान पूरी उम्र तक किसी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ना भी ले और कभी उसका भी मरना उठा जाए तो क्या होता है. और ये कितनी सुंदर एक ह्यूमननेस है that we sometimes fail to even save our loved ones. और उस पे क्या अनुभव होते हैं वो बात रहती है. और उस अनुभव में इन्होंने ये बात करी है कि स्वदेश दीपक उनके पिता के तौर पर क्या मायने रखते थे, कौन सी चीज़ें अभी भी ऐसी है जो रिलेट करते हैं, जो उनको बचपन से इन्फ्लुएंस रहा. बट फिर एक ये बात आती है कि उन्होंने जो 10 साल देखे और उसके बाद क्या क्या हुआ, और उसके बाद उनको ये लगा कि अब ठीक है, उनके साथ जितना रहना था वो हो गया, अब वो गए तो ठीक है. ना हमें वो कोशिश करनी है कि वो वापस आए, और शायद वो भी ये कोशिश नहीं करना चाहते थे कि वो वापस आए वाली बात. इस पे एक और कहानी है कि स्वदेश दीपक वापस क्यों नहीं आए या फिर वो ऐसे चले क्यों गए. ऐसा कहा जाता है कि जब वो उनका मांडू के बाद वापस अपने लेखन पर जा रहे थे तो वो एक उपन्यास या कहानी संग्रह लिख रहे थे, शायद उपन्यास. और वो ऐसा था कि एक व्यक्ति एक ट्रेन में सफर कर रहा है और एक स्टेशन पर उतर जाता है, और वो स्टेशन कौन सा है वो नहीं जानता, और यहाँ से उसका नया जीवन शुरू होता है. ये कहानी वो लिख रहे थे, और तब शायद ऐसा हुआ कि वो एक व्यक्ति किसी अनजान स्टेशन पर उतर गए और फिर ऐसा जीवन शायद उन्होंने शुरू किया. तो इंटरेस्टिंग है. देखो हाँ. सोचा जाए तो इंटरेस्टिंग है, बट आई डाउट कि ये हम लोग कई बार ये अगेन वो वाली बात है कि अगले जन्म में ठीक हो जाएगा. हाँ, या सब ठीक है. ये है कि उनकी जो अधूरी मैन्युस्क्रिप्ट थी वो इस कहानी पर थी. हाँ. तो ये यही बात है कि अगर इसे कोइंसिडेंस भी माना जाए तो भी वही एक लेखक के द्वारा किया हुआ एक ऐसा कोइंसिडेंस जो आपको बहुत ही परफॉर्मेंस के लेवल पर लगे कि शायद उन्होंने अपनी किताब ना लिखकर अपना वो अंत एस्टैब्लिश किया. बट ये सारी बातें तो सोचने पे आई थिंक हाँ ये रोमांटिसिज्म है, थोड़ा रोमांटिसाइज कर रहे हैं. बट यही क्योंकि हम शायद नहीं चाहते कि स्वदेश दीपक जो भी उनकी बाद में सफरिंग हो वो उस तरह से सफ़र करें, और क्योंकि अच्छी बात है, हमारी तरफ से अच्छी बात है, बट होती हैं यार चीज़ें लाइफ में. हमने अपना क्लोजर बना लिया है इस कहानी के साथ. पर हाँ बात तो ये है कि एक सुखद संयोग जो कहे आखिरी में वो ये था कि वो जिस कहानी को लिख रहे थे शायद उसी को जीने के लिए चले गए. किताब पढ़नी चाहिए. मतलब ये मैंने मांडू नहीं देखा और मुझे लगता है बहुत लोगों को पढ़नी चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक राइटर और मेंटल हेल्थ और चीज़ें क्या होती हैं. इसके बाद मतलब हाउ राइटर्स दे लाइक डील विद देयर ओन मेंटल हेल्थ एंड रूटीन एंड लाइफ, उस पर एक बहुत अच्छी किताब है हमारे पास यहाँ. बाकी और किताबें तो मुराकामी साहब के लोगों ने पढ़ी हैं. मुराकामी साहब की ये किताब है व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग. रनिंग से मैंने भी रियलाइज़ किया, मैं भी बीच में लॉकडाउन के दौरान दौड़ ही रहा था क्योंकि और कोई एक्सरसाइज नहीं थी, और इसमें उन्होंने राइटिंग को और रनिंग को इक्वेट किया. तो ये मुराकामी साहब दो ही काम करते हैं, एक दौड़ते हैं और एक लिखते हैं. मतलब ऑफ कोर्स बीच में और काम भी करते हैं बट दौड़ना इनकी लाइफ का, ही रन्स लाइक लॉन्ग डिस्टेंस, मैराथन दौड़ते हैं वहाँ पे वो. और आई थिंक जिसको भी रनिंग में इंटरेस्ट हो या राइटिंग में इंटरेस्ट हो या मुराकामी साहब के काम में इंटरेस्ट हो, उनको ये किताब पढ़नी चाहिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ द माइंड ऑफ अ राइटर वर्क्स एंड क्या क्या चीज़ें लोग करते हैं उससे डील करने के लिए. तो ये एक इंटरेस्टिंग किताब है. जैसे रनिंग में भी क्या होता है कि आपको अगर 10 किलोमीटर दौड़ना है तो आप 6.5-7 किलोमीटर के आसपास बोर होना शुरू हो जाते हो कि अरे यार क्या कर रहे हैं, ये क्यों भाग रहे हैं, क्या हो रहा है. लेकिन अगर आप वही 8 क्रॉस कर दोगे तो आपको लगेगा अरे पहुँच तो गए, 10 पहुँच गए, तो बाकी का 9 के बाद तो स्पीड आपकी और बढ़ जाती है.
उसी तरह से डिपेंडिंग ऑन आपका कितना डिस्टेंस है, अगर आप एक किताब लिख रहे हो जो आपके दिमाग में है कि मुझे 60,000 वर्ड्स लिखने हैं, तो 20,000 के आसपास आप थक जाओगे कि अरे क्यों लिख रहा हूँ, कोई पढ़ेगा क्या, क्या मतलब है। जब 24 क्रॉस करते हो आप, तो आपको लगता है नहीं नहीं ठीक तो जा रहा है, लिख देते हैं। और फिर जब आप 45 के आसपास पहुंचते हो, आपको लगता है क्यों लिख रहा हूँ मैं। तो रनिंग में भी वो होता है, लाइक नहीं कोई बात नहीं, एक स्टेप और 100 मीटर आगे, वो पेड़ तक जाऊंगा, वो मोड़ तक जाऊंगा। राइटिंग में भी इसका पैरेलल चलता रहता है कि वहां तक पहुंच जाऊं, फिर देखते हैं। और एट द एंड व्हेन यू फिनिश इट, और वो जो आपको ग्रेटिफिकेशन उसका मिलता है, दैट इज वेरी सिमिलर टू रनिंग, दोनों मर्ज हो गई। सो ये किताब मैं रेकमेंड करूँगा, व्हाट आई टॉक अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, मुराकामी साहब की। बाकी किताबें तो लोगों ने पढ़ी ही होंगी। राइटिंग के प्रोसेस पे अगर समझना है कि कैसे राइटिंग का प्रोसेस होता है, और मुझे नहीं लगता कि स्टीफन किंग की ऑन राइटिंग से अच्छी कोई किताब है जिसमें वो अपनी राइटिंग के बारे में बात करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं, अपने प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ही टॉक्स अबाउट हाउ ही ऑलवेज थॉट कि लिखना मेन काम है और बाकी चीज़ें गौण है। लेकिन जो चीज़ें गौण थी वो लाइफ थी, एंड ही आफ्टर अ पॉइंट ही रियलाइजेस कि एक्चुअली जीना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखना उससे आएगा। तो आप जैसा जीवन जी रहे हो, लिखना उससे आता है, ना कि अदर वे अराउंड। वो किताब मैं जब बैंगलोर में था तब मैंने पढ़ी थी, और मेरे पास फ़ोन पे पढ़ी थी मैंने वो किताब, ऑफिस जाते हुए, ट्रैवल करते हुए। उसका इम्पैक्ट आज तक है। मतलब मुझे लगता है कि द वे ही मैनेजेस हिज राइटिंग, एंड ही राइट्स सो मच, एंड ही ऑल्सो गोज थ्रू राइटर्स ब्लॉक। ही ऑल्सो फील्स कि फिर मैं क्या करना है मुझे। तो राइटर के दिमाग को समझने के लिए एक किताब ये मुराकामी साहब की, और दूसरी किताब स्टीफन किंग की, वो दोनों पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। और वैसे भी अगर आप राइटर नहीं भी हो ना, तो आप ऑन राइटिंग पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ के मजा आता है। अगेन इट्स लाइक गेटिंग इनटू हिज स्टडी एंड हिज हाउस एंड हिज वर्ल्ड, यू नो। जैसे हमारे लिए वो कॉफ़ी है शायद, कि हम परेशान होते हैं तो शायद कॉफ़ी बना लेते हैं, तो उनके लिए उनके क्या प्रोसेस हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और क्या है हमारे पास, हम 2 किताबें हैं जो बहुत फ़नी हैं। दिस इज़ वुडी एलन्स कंप्लीट प्रोज। ओके। तो उन्होंने प्रोज जितना लिखा है, तो शुरू में तो मुझे टाइम लगा ये समझने में कि ये किस तरह का फनी है, और ये क्या फनी है। दिस इज द फनीएस्ट राइटिंग आई हैव रेड। ओके। और उस टाइम पे ही मैंने एट द सेम टाइम आई हैड डिस्कवर्ड विनोद कुमार शुक्ल जी को। अरे तो एक तरफ मैं विनोद कुमार शुक्ल साहब को पढ़ रहा था, और दूसरी तरफ मैं वुडी एलन का कंप्लीट प्रोज पढ़ रहा था। जैसे लगता है ना कि आप एक रास्ते पे जा रहे हो, और उस रास्ते पे रास्ता अगर 10 किलोमीटर लंबा है, तो आप कहीं उसमें 2 किलोमीटर तक पहुंचे हो, पर जो इंसान ऑलरेडी 10वें किलोमीटर पे पहुंच गया है, वो वहां से पीछे के रास्ते की बात कर रहा है कि द माइलस्टोन्स यू आर गोइंग टू गेट इन लाइफ, और लुकिंग एट लाइक फनी तरीके से। ओ ऐसा तो मैं भी सोचता हूँ, पर यहां तक मैंने नहीं सोचा था। हाँ। तो इट बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ हु यू आर और हु यू वांट टू बिकम। तो वुडी एलन का कंप्लीट प्रोज एकदम फनी है। इसको मैं एकदम ये नहीं बता सकता हूँ कि इस बारे में कि ये किस बारे में है और क्या है, पर छोटे छोटे कहानियां हैं, इमेजिन, और राइटिंग फनी है यार। अगर आपको ये किताब कहीं भी दिखती है, बिना सोचे आपको उठा लेनी चाहिए। हैव यू रेड इट? नहीं। ये ले जाओ, इस बार ये ले जाओ। बिल्कुल। तो ये किताब है। और दूसरी किताब लास्ट टू लास्ट ईयर ये मुझे गिफ्ट में मिली थी, वन मोर थिंग बाय बीजे नोवक। ये है बीजे नोवक, जिन्होंने जो द ऑफिस शो है उसमें उसके राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं उसमें। और उन्होंने ये किताब लिखी है, और किताब के ऊपर लिखा है स्टोरीज एंड अदर स्टोरीज एंड दैट एक्सप्लेन्स द बुक। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगेन ये स्टाइल जो है वो वुडी एलन टाइप का ही स्टाइल है। ओके। अगर दोनों की हम बात करें तो, और ये पढ़ने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आई एम रीडिंग वुडी एलन अगेन। तो जैसे मैं बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, मैं वो बता सकता हूँ। ये है रोमांस चैप्टर 1, नाम है ये। दिस इज नॉट चैप्टर 1, दिस इज रोमांस चैप्टर 1। कोट्स में बात हो रही है, सो दीज आर डायलॉग्स। The cute one? No, the other cute one. Oh, she's cute too. मैं समझाता हूं, एक से नहीं समझ में आएगा।
इसका नाम है इफ यू लव समथिंग. अगेन 3 लाइन. इफ यू लव समथिंग लेट इट गो. इफ यू डोंट लव समथिंग डेफिनेटली लेट इट गो. बेसिकली जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग, हु केयर्स. बेहतरीन. तीसरा है, इसका नाम है द वॉक टू स्कूल ऑन द डे आफ्टर लेबर डे. इट वॉज सैड दैट समर वॉज ओवर, but I was happy that it was over for my enemies too. तो ये इस तरह की राइटिंग है. और ये मुझे ये भी अगेन ये ऐसी किताब आपका मन तो करेगा कि आप एक बार में पढ़ जाओ, पर नहीं. जैसे ये देखो, ये अभी एक निकला, द लिटरलिस्ट लव पोएम, लिटरली लव पोएम. अगेन 3 लाइन. रोजेज आर रोज. बेहतरीन. Violets are violet. I love you. ये तो सच में सुंदर कविता है. गौरव त्रिपाठी ने जब वो लिखी थी ना एक प्रेम कविता, हाँ. ये शायद उस फील से कि प्रेम कविता. करेक्ट. कितनी सुंदर बात थी ये. तो ये 2 किताबें हैं जो मुझे लगता है कि मैं एक उसमें रख सकता हूँ. और फनी बात ये है कि ये दोनों ही सटायरिकल राइटर्स और उस तरह के हैं. एंड आई एम श्योर इफ आई एवर गेट अ चांस टू स्पीक टू नोवाक, मैं उनसे यही पूछने वाला हूँ कि वुडी एलन का कितना प्रभाव है आपके ऊपर, वुडी एलन की राइटिंग का. क्योंकि ये दोनों किताबें अगर मैं पन्ने मिला के दे दूँ ना, तो यू वोंट बी एबल टू टेल कि ये किसने लिखा है और ये किसने लिखा है. तो ये 2 किताबें. इसमें वो जो बात थी हाँ. कि समर वाज ओवर फॉर माय एनिमीज टू, हाँ, हेमन राय से कितना मैच करती है ये बात. वही चीज वो भी सोचता था अपने बच्चों के आसपास के. हाँ. कि हाँ अब स्कूल वापस शुरू होंगे और जाकर वापस लड़ाइयाँ होंगी. मेरे स्कूल जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे सब बहुत अच्छा था. कोई भी ऐसा नहीं था कि नंबर अच्छे आते थे. पर मेरा गुस्सा था प्रिंसिपल से. तो मुझे लगता था कि मैं 10वीं में फेल होऊंगा और मैं स्कूल से बदला ले लूँगा. नॉट नोइंग कि मैं अपना नुकसान करूँगा. गोइंग अहेड, एक और किताब है बुकॉस्की की, ये रह गई थी. बुकॉस्की ऑन चार्ल्स बुकॉस्की ऑन कैट्स. तो ये मैंने ऑन राइटिंग के टाइम ही खरीदी थी और ऑन राइटिंग कोई दोस्त ले गया, कैट्स वाले मेरे पास रह गई. तो ये भी बहुत पतली किताब है और इसमें कविताएं हैं कि इससे पता चलता है कि बुकॉस्की का बिल्लियों के साथ क्या रिश्ता था. और तो उसकी एक कविता है, वेयरिंग द कॉलर. I live with a lady and 4 cats. I live with a lady and 4 cats, and some days we all get along. Some days I have trouble with one of the cats. Other days I have trouble with 2 of the cats. Other days 3. Some days I have trouble with all 4 of the cats and the lady. 10 eyes looking at me as if I were a dog. ओफ. उनकी कौन सी वो किताब है, लव इज अ डॉग, कौन सी? लव इज अ डॉग फ्रॉम हेल. हाँ. वो बहुत हैवी किताब है. मतलब वो पढ़ोगे ना, उसमें ये वाला फ्लेवर नहीं मिलेगा. हाँ. उसमें स्पेड को स्पेड कहने वाला फ्लेवर मिलेगा. नो, स्पेड को एक्चुअली रस्टेड स्पेड कहने वाला फ्लेवर मिलेगा. वो पढ़नी चाहिए. और उसमें उसके बहुत सारे अभी पॉप कल्चर रेफरेंसेस, जैसे अभी एक शो आया था कोहरा, उसमें ना प्यार कुत्ती चीज है, यू नो. और उस जिस तरह से उसको कई जगहों पे यूज किया गया है, वो मुझे इट वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ बुकॉस्कीज लव इज अ डॉग फ्रॉम हेल. एंड आई थिंक कहीं उसका पोस्टर भी उन्होंने यूज किया है उसमें. तो वो, पर बुकॉस्की को पढ़ने के लिए आपको एक सर्टेन तरह का स्पेस चाहिए. अगर आप बहुत जज करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि वो खुद भी जज नहीं कर रहा है अपने आप को अपनी राइटिंग में. तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, तभी उसको एंजॉय कर पाओगे आप. तो ये किताब है, ये बहुत छोटी सी किताब है. आप बुकॉस्की से अगर इफ़ यू वांट टू गेट इंट्रोड्यूस टू बुकॉस्की, दिस कैन बी अ गुड बुक. एंड इफ़ यू आर अ कैट लवर देन तो पक्का ले आओ यार. और इसमें बहुत सारी फोटोज़ भी हैं, मतलब बुकॉस्की की बिल्लियों की, यू नो. और एक कविता है जो अभी इसमें से मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, पर मतलब वो इतनी लाइटनेस है ना उस कविता में कि वो बोलता है कि मैंने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट लिख के रख दी है और मेरी बिल्लियाँ जाती हैं, सूंघती हैं और उस पर जाकर पेशाब कर देती हैं. हाँ. और उनको बोलते हैं क्या क्रिटिक है ये. ओह,
ये तो मतलब हाँ, ये तो थोड़ी ऐसी बात हुई जो हमें ऑन राइटिंग का गुस्सा कहाँ निकल रहा है वो पता चलेगा। हो सकता है। हाँ, सो दिस वाज लाइक माय बुकॉस्कीज रिकमेंडेशन। तो ये है। उसके अलावा अगर हम अगर बच्चों की किताब में जाएं कि कुछ किताबें हैं जो, अरे ये कैसे भूल गया मैं, द लिटिल प्रिंस। द लिटिल प्रिंस एक बहुत पतली सी बच्चों की किताब है और मैंने बहुत लोगों को गिफ्ट की है। और उसका अगर आपको मिले तो आप इलस्ट्रेशन वाला वर्जन पढ़िए। उसमें बेसिकली एक प्रिंस है जो एक प्लेनेट का प्रिंस है और वो बहुत छोटा प्लेनेट है। और वो ऐसा प्लेनेट है कि इतना छोटा है कि वो प्लेनेट पे कुर्सी लगा के बैठा है और वो देख रहा है कि सूरज ढल गया और उसको सनसेट फिर से देखना है या सनराइज देखना है, सूरज को फिर से देखना है। तो कुर्सी उठाता है, घुमाता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। हाँ। तो दूसरी तरफ से सूरज निकल रहा है और वो फिर अलग अलग प्लैनेट्स विजिट करता है और वो किस तरह से उसकी पूरी जर्नी। बहुत सुंदर किताब है। मैंने कुछ बहुत लेट वो किताब पढ़ी थी। आई थिंक आई वॉज 28 व्हेन आई रेड दैट बुक, बट इट फेल्ट सो गुड। वो किताब हुई। उसके बाद यहाँ पे मटिल्डा, ये मैं रोल डाल तो वैसे ही रेकमेंड कर रहा हूँ कि उनकी जो भी किताब मिले वो पढ़ लेनी चाहिए। दिस ब्रिंग्स सच लाइटनेस एंड जॉय ऑफ स्टोरी टेलिंग ना, क्योंकि बहुत सारे राइटर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखते हैं और अगर आपको उसकी आदत नहीं है तो आपको लगे क्या लिख दिया इसने, समझ ही नहीं आया। पर ये तो रोल डाल की वो वाली है कि सुनो मैं बताता हूँ। एक राजा था, उसके महल के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ एक चुड़ैल रहती थी। राजा को इस बात का पता नहीं था पर चुड़ैल को पता था कि उसकी बेटी राजा के संदूक के अंदर थी, वो उसको छुड़ाना चाहती थी। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। मटिल्डा एक लड़की की कहानी है और उसकी लाइफ की कहानी है जिसकी माँ, अगर मुझे ठीक से याद है कि माँ बहुत अच्छे से बिहेव नहीं, आई थिंक स्टेप मदर है या कुछ ऐसा है सीन, अगर मुझे सही से याद है तो। बट डेफिनेटली ये किताब मटिल्डा पढ़िए। और रोल्ड डाल की और भी किताबें जैसे चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री है किताब, जो टिम बर्टन ने जिस पर फिल्म बनाई थी। दूसरी एक किताब है जो बच्चों के लिए है, वो बहुत बच्चों के लिए नहीं है, पर हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, विनोद कुमार शुक्ल। ये मैं बोल के नहीं बता सकता कि ये किताब कैसी है, पर इसमें अगेन एक दुनिया है, एक मैजिकल वर्ल्ड है और ये जितनी बच्चों के लिए है उतनी ही बड़ों के लिए है और मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरी मम्मी आई थी, मैंने उनको ये किताब दी थी और उन्होंने एक दिन में किताब ख़त्म कर दी थी। तो ये एक किताब है जो बहुत सुंदर है। दूसरी एक किताब है मेरे पास जो थोड़ी अलग स्पेस की है, विच इज़ द अदर साइड ऑफ बिलीफ, यूजी कृष्णमूर्ति। ये किताब आपने भी पढ़ी है पथिक। कोई भी इंसान जो थोड़ा, जिसको लगता है कि वो सच की तलाश में है कि व्हाट इज़ द ट्रुथ, विदाउट गिविंग एनी स्पॉयलर्स, मैं चाहूँगा कि ये किताब पढ़ी जाए। इसका बस मैं इतना एक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि यूजी कृष्णमूर्ति जे कृष्णमूर्ति के कज़न नहीं थे उनके शिष्य थे। और जे कृष्णमूर्ति की एक किताब है फ्रीडम फ्रॉम द नोन, और वो बहुत पॉपुलर किताब है, वो भी पढ़ी है मैंने। वो भी पढ़ लीजिए अगर ये किताब पढ़ रहे हैं। इसके पहले वो किताब पढ़ लीजिए फ्रीडम फ्रॉम द नोन। तो वो इट टॉक्स अबाउट कि जितनी चीज़ें हमें पता है कैसे हमें बांध के रखी है चीज़ों ने, और वो एक अलग स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव आपको देती है और वो बहुत प्रैग्मेटिक और साइंटिफिक भी आपको लगता है। यू रीड दैट एंड यू रियलाइज कि जे कृष्णमूर्ति क्या बात बोल दिया जे कृष्णमूर्ति ने। एंड देन यू रीड यूजी कृष्णमूर्ति। यूजी कृष्णमूर्ति वॉज दैट पर्सन जिन्होंने जे कृष्णमूर्ति की सारी बातों को नकार दिया। और यूजी कृष्णमूर्ति के बारे में बोलते हैं कि उनको लोग बोलते थे कि ये द वन पर्सन हु इज़ एनलाइटेंड इज़ यूजी कृष्णमूर्ति। और यूजी कृष्णमूर्ति ये बात सुनकर बोलते थे क्या बकवास कर रहे हो। वो अपनी कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल मानते थे, गुस्सा हो जाते थे। एंड ही हैज़ रिटन अबाउट थिंग्स लाइक, मतलब ही गेव मी दिस आइडिया लाइक कि व्हाट इफ इवन बुद्धा वॉज किडिंग हिमसेल्फ, व्हाट इफ ही हैज़। और मैं भी अगर उस कहानी को देखूं तो वो एक्चुअली वैसा है ना कि एक राजकुमार है जिसको आपने वर्ल्ड के ट्रॉमा से इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। पॉवर्टी उसको नहीं पता है, डेथ उसको नहीं पता है, बीमारी उसको नहीं पता है। अब वो अचानक एक दिन बाहर निकलता है तो उसका इम्पैक्ट तो होगा ना। एंड देन ही लीव्स एवरीथिंग एंड ही गोज अराउंड। एंड उस टाइम पे तो इतनी मशीन्स भी नहीं थी कि हम पता कर सके कि व्हाट इज इट दैट इज गोइंग ऑन।
तो ये पर्सपेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आप एट द एंड मानने को आप कुछ भी मान सकते हो। इसलिए तो अदर साइड कहा है कि देयर इज वन साइड जिसके साथ हम बहुत फेमिलियर है, बट देन देयर इज दिस अदर साइड। और मुझे लगता है कि जब तक आप वो अदर साइड जाकर, वही है ना कि इफ यू लव समवन लेट देम गो, इफ दे कम बैक दे आर योर्स ना। तो जाकर तो देखो एक बार, अगर इफ यू आर लाइक कॉलिंग योरसेल्फ अ सीकर, सीक टिल द एंड ऑफ इट एंड देन सी व्हाट हैपेंस। तो मेरे लिए बहुत ऐसी किताब रही है जहाँ पे ही टॉक्स अबाउट हाउ इवन आर्ट इज ईगो। अगर आपका ईगो नहीं है, ईगो इन द सेंस ऑफ सेल्फ, आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। हाँ, ये फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट वाला ईगो है। यस, हाँ, ये वो वाला नहीं है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, वो वाला नहीं है। ही टॉक्स अबाउट हाउ मैन इज मेमोरी एंड देन ही एक्सप्लेन्स इट कि अगर आपसे सारी मेमोरी आपकी छीन ली जाए, आपकी कंडीशनिंग छीन ली जाए, तो क्या आप सेम इंसान होगे। और बहुत साइंटिफिक अप्रोच से अगर आप देखो इसको, तो आपको समझ में आता है कि बात तो शायद सही कह रहे हैं। तो मुकुंद राव की ये किताब है। मुझे इस किताब में सच में ये लगा था कि उन्होंने जो अदर साइड लिखा है वो क्यों है, क्योंकि इसी किताब में इनकी भी बातें हुई है, रमन महर्षि की बात हुई है। करेक्ट। उनके साथ तो एक बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन भी था, जो मुझे शायद इस किताब से एक जो मेमोरेबल सीन कहते हैं ना, वो है। और एक ये भी अनुभव है मेरा, श्रीमद राजचंद्र करके एक गुजरात में थे, गांधी जी जिनको अपना गुरु मानते थे। अच्छा। तो उनकी भी जो हम हिंदी में कहते हैं ना स्थिति, वो थी कि आप कुछ ऐसे स्तर पर है स्पिरिचुअली। तो इन सारी कहानियों को तो हमने पढ़ा है, मतलब मैंने उनको सबको पढ़ा था, उसका कहीं ना कहीं जिक्र इस किताब में भी आया। और फिर मुझे ये पता चला कि यही अनुभव जब यूजी कर रहे थे तो उन्होंने उसे कैसे, जो आपने कहा, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर ही जाकर बात खत्म कर दी। तो हाँ, मेरा तो ये भी था, मुझे तो वो स्पिरिचुअल पार्ट्स भी उतने ही सही लगे थे जितना सही मुझे ये यूजी का पर्सपेक्टिव लगा। तो इसलिए मुझे दोनों साइड्स देखने में बड़ा मजा आया। वो इंटरेस्टिंग है ना कि आपको लगता है कि एक टाइम तक, जैसे मेरे ऊपर व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई वाज रीडिंग अ लॉट ऑफ ओशो। तो मतलब ओशो की भी जो किताब है, वो इसको भी रिकमेंडेशन आप समझ सकते हैं। अगर आप इफ यू वांट टू स्टार्ट, ओशो का कृष्ण मेरी दृष्टि में आप पढ़िए, मतलब क्योंकि वो एक फेमिलियर स्पेस है ना कि आपने रिलीजन में भी पढ़ा है। उस स्पेस से द बुक ऑफ मैन, द बुक ऑफ वुमन, मैंने फेमिनिज्म पहली बार डिस्कवर किया था ओशो की किताब में। नारी और शक्ति 4 वॉल्यूम की किताब थे, अब पता नहीं वो प्रिंट में है या नहीं है। उस टाइम पे लगता था कि जो हम सोच रहे हैं यार इसके बियॉन्ड नहीं हो सकता। एंड देन यू डिस्कवर अदर थॉट्स एंड देन यू लाइक हाँ ये बात भी सही है। एंड देन यू गो टू जे कृष्णमूर्ति। फॉर मी दैट वाज लाइक यार ये तो कितनी साइंटिफिक बात कह दी। एंड देन कम्स यूजी कृष्णमूर्ति एंड यू रियलाइज कि ये क्या है, चल क्या रहा है ये। एक पॉडकास्ट रिकमेंडेशन है जो थोड़ा हैवी हो सकता है, बट देयर इज अ पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। वो है फिलोसोफाइज दिस। हाँ, इन्होंने तो मुझे इतने सारे, ये एक्चुअली बहुत अच्छा रिकमेंडेशन है, क्योंकि उनकी पॉडकास्ट से इतने सारे फिलोसोफर्स और लेखकों की लिस्ट मिली है जो सच में ऐसी है कि पॉप कल्चर में बात नहीं होती। जब हम इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर जब हम रिकमेंडेशंस लेते हैं ना, तब जिन लोगों की बात नहीं आती वो हमें वहां से मिलते हैं। और वो आपको एक कैप्सूल की तरह दे देता है ना कि आपको 5 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक पॉडकास्ट सुन लो और आपको अगर समझ में आ रहा है तो देन यू गो एंड डिस्कवर दैट राइटर। तो ये एक पॉडकास्ट है जो मैं रेकमेंड करूँगा, फिलोसोफाइज दिस। उसी स्ट्रीम में आगे जाते हुए यूट्यूब पे एक पूरा कोर्स है हार्वर्ड के पेज पे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पेज पे आप जाएंगे, जस्टिस विद माइकल सैंडल। 11 एपिसोड्स हैं, उन 11 एपिसोड्स में आई थिंक 22 लेक्चर्स हैं और इट टॉक्स अबाउट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ मर्डर टू हुज लैंड इज दिस। वो जस्टिस की बात करता है, वो मोरालिटी की बात करता है। और उसमें द ओपनिंग लाइन ही सेज, नॉट द ओपनिंग लाइन बट वन ऑफ द अर्ली इन द फर्स्ट एपिसोड्स ही सेज। और ये ऐसा है कि वो लेक्चर ले रहे हैं माइकल और बहुत सारे अलग अलग जगहों के बच्चे, 400-500 बच्चे बैठे हुए हैं और वो इंटरैक्टिव है, वो बात कर रहे हैं। और उसमें वो बोलते हैं कि फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ द थिंग यू ऑलरेडी नो।
लेकिन उसमें आपको फिर रीजनिंग तो हर चीज़ की है, बट द थिंग इज कि आप किस साइड पे खड़े हुए हो, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो भी अगेन थोड़ा हैवी हो सकता है, एक साथ ये सब नहीं करना है, लेकिन जस्ट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिलोसफी और मोरालिटी और हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, क्या जान से ज़्यादा कीमती क्या हो सकता है ये सब जो सवाल है, यू नो, ये वही कोर्स है ना जिसकी शुरुआत ट्रॉली प्रॉब्लम से होती है। बिल्कुल, वहाँ से वो डिस्कशन शुरू करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्रॉली प्रॉब्लम बेसिकली अगर 2 ट्रैक हैं और आप ट्रेन में बैठे हो और एक ट्रैक पर जहाँ पर 2 लोग काम कर रहे हैं और एक ट्रैक पर जहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो आप किस तरफ जाओगे? और ये इनएविटेबल है। अगर आप ये बोलते हैं कि लोगों को हटा देंगे तो फिर तो फिलोसफिकल क्वेश्चन ही खत्म हो गया, बट किस तरफ जाओगे? वुड यू रादर लाइक किल 2 पीपल और 5 पीपल? और फिर उसके बाद जो भी आपका जवाब होगा उसका एक और वर्जन होगा सवाल का, और उसमें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम कितना लिमिटेड सोचते हैं, कितना लिमिटेड सोचते हैं। क्या 2 लोगों, अगर वही 2 लोगों को मैं 2 करोड़ बना दूं और 5 करोड़ बना दूं, तो इज इट ओके टू किल 2 करोड़ लोग फॉर 5 करोड़? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इसको हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डाल दें या हम अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में डाल दें, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये जो छोटी छोटी बात हो रही है वो इसका इम्पैक्ट क्या है। बिल्कुल। बट ये एक यूट्यूब रिकमेंडेशन है। सिंस हम पॉडकास्ट पर है और यूट्यूब पर भी बात चली रही है, और कौन सी ऐसी यूट्यूब चैनल्स है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे? वीसॉस एक चैनल है जो एकदम नर्ड चैनल है। मतलब वो ऐसी रैंडम चीज़ों पे वो वीडियोस बनाते हैं और इतने में मैथमेटिकल और फिजिक्स की रीजनिंग और साइकोलॉजिकल टेस्ट वो सब लेकर आते हैं ना, जैसे कि अगर धरती फ्लैट होती तो क्या होता, उसका ग्रेविटेशन किस तरह से काम करता, चांद का वेट कितना होगा, यू नो, एक अगर धूप आ रही है तो धूप का वेट कितना हो सकता है, व्हाट इज एक्चुअली नथिंग, नथिंग क्या है, यू नो। उसके बाद दे टॉक अबाउट एक, जैसे एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक बुक थी एंड टिक टैक टो, वो होता है ना क्रॉस, यस, तो वो बुक आपके साथ खेलती है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट बुक, यू नो, और इट ऑल मेड सेंस टू मी एट वन पॉइंट। जैसे एक वीडियो था उनका कि पानी के बारे में था कि पानी कितना पुराना है। हम बोलते हैं ना कि पानी खराब हो गया, पानी कितना पुराना है? दुनिया का 30 to 50% पानी सूरज के बनने से पहले से एग्जिस्ट करता है, और कोई जगहों पे पानी एग्जिस्ट नहीं करता है अभी तक। लेकिन धरती की कुछ ऐसी सिचुएशन है कि सूरज बनने के बाद भी वो पानी बनाता है और चीज़ें होती हैं, पर 30 to 50% वाटर, इमेजिन कितना पुराना पानी है जो हम पीते हैं। और ये उसमें बात करते हैं कि हाउ आर लाइक, आज इट्स अ शेम दैट टुडेज कंटेनर्स कांट लाइक कीप आवर वाटर, 3 या 4 दिन में ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे बहुत मिलते हैं, आप एक बार देखो आपको समझ में आएगा। इट्स हेल अ लॉट ऑफ वीडियोज़ दैट आई कांट इवन लाइक, मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ और मेरे मुंह से अगर थूक निकल रहा है, तो वो इस चीज़ को कैलकुलेट करके बताएंगे कि वो पूरे जीवन में आपको कितना लीटर थूक सकते हो किसका थॉट जाता है? या फिर क्या आप अपने सारे सब्सक्राइबर्स से मिलोगे लाइफ में, क्या चांसेस हैं कि आप मिलो? तो इस तरह की चीज़ें, क्या सपनों का कोई वेट होता है? या तो और अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके। तो वी सॉस एक चैनल है, ये एक शॉर्ट है, एनिमेशन शॉर्ट ऑन यूट्यूब, बहुत है नहीं उसमें कुछ, नगेट्स नाम है उसका, अब वो आप देख डालिए बस। वो एक छोटा सा एक एनिमेशन क्रीचर है, वो चलते जाता है और उसको रास्ते में नगेट्स मिलते जाते हैं। 5 मिनट 5 सेकंड का वीडियो होगा आई थिंक, वो आप देख डालिए, नगेट्स। एक और है वीडियो यूट्यूब पे, अ ट्रांसलेटेड स्टोरी ऑफ इन्फिनिटी, अ शॉर्ट बाय पॉल ट्रिलो, PAULTRILLO। ये एक ऐसी शॉर्ट है जो मैंने, जब भी मेरी किसी से नई नई दोस्ती होती है, आई थिंक आई हैव आल्सो सेंट इट टू यू, मैं हमेशा भेजता हूँ, बोलता हूँ यार ये देखो ये कितना सुंदर है। इट टॉक्स अबाउट एक ही कैरेक्टर है और उसके अलग अलग वर्जन्स हैं, और वो एक दिन में क्या क्या चीज़ें कर रहा है और उससे कैसे उसका आउटकम पे फर्क पड़ता है। देन यू गेट इनटू द आइडिया कि अरे यार ये मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी कितनी सिग्निफिकेंट होती हैं इवेंचुअली। और कर्ट वॉनेगट की एक वीडियो है द शेप ऑफ स्टोरीज,
इतना सुंदर है वो, मतलब उसका बड़ा वाला आई थिंक एक 4 मिनट का वीडियो है और एक 12-13 मिनट का होगा, तो वो लंबा वाला देखिएगा, द शेप ऑफ स्टोरीज, उसमें उन्होंने लेक्चर लिया है और वो बहुत सुंदर है। वो राइटर्स को भी देखना चाहिए और यूजुअली लोग भी उसको देख सकते हैं अगर आपको पसंद है। एक है वो मैं तो जानता हूँ, जो नेक्स्ट मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, मेरे दोस्त ही हैं, उनका चैनल है ताड़पत्री टॉकीज, और उस पर एक रैप है गरीबी की कहानी, GARI-B। तो जैसे वो सिंगर्स का नाम होता है ना जैजी बी, तो इन्होंने गरीबी, इट्स अ स्पूफ ऑफ ऑल द रैप सॉन्ग्स जिसमें हमेशा वो, क्योंकि वो गरीबी से निकला है यू नो, तो वो इसका प्रोटैगनिस्ट का नाम ही उसने अपना गरीबी रख लिया है, और उसके लिरिक्स हिलेरियस, आपको 3-4 बार देखना पड़ेगा उसके टेस्ट के लिए, पर वो बहुत सही है। वो भी मैं भेजता हूँ रैंडमली कभी अगर लोग बैठे हुए लाइक यार ये देखो ये इंटरेस्टिंग है, सो वॉच दैट। वीसॉस तो मैंने बता ही दिया। और चैनल में मुझे स्कूल ऑफ लाइफ बहुत पसंद है। स्कूल ऑफ लाइफ चैनल देखिए, उसमें बहुत अलग अलग लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, काम के लिए, मोटिवेशन के लिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैनल लगता है और एक टाइम पे मेरी बहुत हेल्प की है उसने खुद को समझने के लिए। सो दीज आर द चैनल्स दैट आई वुड रेकमेंड। कविताओं पर बात हम कर सकते हैं। आपने भवानी प्रसाद मिश्र का भी जिक्र किया था, विनोद कुमार शुक्ल पर हम बात कर चुके हैं। तो जब इन सब नाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से कविताओं पे आपसे ऐसे कुछ रिकमेंडेशन और मिल सकते हैं जिन पर हम, एक तो ये है कि बहुत सारे मतलब इंस्टाग्राम की वजह से बहुत सारे लोग राइटर्स को जानने ही लगे, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। नरेश सक्सेना मेरे प्रिय कवि हैं, आई थिंक उनकी कविता एक है गिरना, वो पढ़ना चाहिए। उनकी बहुत सारी और कविताएं हैं, जैसे छोटे बच्चे उनकी कविता, अच्छे बच्चे उनकी एक कविता है, मछली उनकी एक कविता है जो बहुत सुंदर है, सुनो चारुशीला उनकी कविता है जो उन्होंने अपनी वाइफ के जाने के बाद सुंदर कविता है। हाँ, तो इस बारे में तो मतलब इतनी कविताएं कई बार हैं कि कविताओं के मुझे कई नाम नहीं याद है, पर अगर आप नरेश सक्सेना साहब को पढ़ें तो पूरा पढ़ जाइए। सबीर हका एक हैं जो आई थिंक ईरान के कवि हैं वो, और उनकी कुछ कविताएं हैं, वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं और वो काम करते थे और उन्होंने उस दौरान कई सारी कविताएं लिखी हैं। उनकी एक कविता है शहतूत कि क्या आपने कभी शहतूत को गिरते देखा है, जहाँ भी गिरता है एक लाल रंग का धब्बा छोड़ जाता है। मैंने देखा है कई मजदूरों को शहतूत बनते हुए, कुछ बिल्डिंगों से गिरकर, इस तरह की एक कविता है जो बहुत, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, पर बहुत हार्ड हिटिंग वो लगती है। जैसे वो हमेशा हिज क्वेश्चन इज ऑलवेज ही इज क्वेश्चनिंग हिज एग्जिस्टेंस एंड द आइडियाज दैट, एक तो जो ईश्वर का आइडिया है उन्होंने वो भी बहुत क्वेश्चन किया है। जैसे एक कविता में, अगेन आई एम पैराफ्रेजिंग, जिसमें वो बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि जब मैं एक छोटे से कमरे में 6 लोगों के साथ अपने परिवार के साथ रहता था, ईश्वर अपने एक बड़े महल में अकेला रहता था। तो ये एक कविता में वो होते कि अगले जन्म में वो नहीं मानना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं डरता हूँ अगले जन्म में भी मजदूर बने रहने से। उनकी कविताओं में मतलब वो कॉन्ट्रास्ट और वो बहुत एक पता नहीं, इट हैज सर्टेन ऑनेस्टी इन इट एंड द कॉन्ट्रास्ट, और वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो सबीर हका, उनको मैंने एक टाइम पे सोचा भी था कि ट्विटर पे कहीं हैं वो, कहीं हैं, मैं ढूंढूं सर्च करूं, तो मुझे कुछ हैंडल मिला था, लेकिन आई थिंक इट वाज नॉट हिज रियल हैंड। आई डोंट नो इफ ही स्टिल डज द कंस्ट्रक्शन वर्क और ही इज फोकसिंग ऑन राइटिंग, लेकिन कहीं कहीं मैंने सुना है कि कहीं कहीं उनको भी बुलाया भी जाता है, तो वो एक अच्छी बात है। दूसरे कवि हैं शी लिजी, चीनी कवि हैं, जिनके नाम की स्पेलिंग है XU LIZHI। 24 साल के कवि थे और वो भी वहाँ चाइना में काम करते थे, एक कंपनी में काम करते थे वो, और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये जिनके थ्रू मैंने डिस्कवर किया था इन कवि को, वो भी एक कवि हैं सौरभ रॉय, जो मेरे बेंगलोर के बहुत अच्छे दोस्त हैं शुरुआत के, और उनकी कविताएं भी बहुत अच्छी हैं। वो उन्होंने 3 किताबें निकाली थी अपनी, और वो तीनों किताबें अब मुझे उनकी वेबसाइट पे नहीं दिख रही हैं। जब मैंने चेक किया तो उनकी कविताएं बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो सौरभ रॉय को ढूंढ कर उनको प्लीज़ मैसेज कीजिए कि अपनी कविताएं पब्लिक डोमेन में डालें, उस पर हम एक अलग से एपिसोड कर सकते हैं। आई रियली फील
कि सौरव रॉय अभी जितने लोग अच्छा लिख रहे हैं और जो मुझे पसंद है उनमें से टॉप 5-7 लोगों में से हैं सौरव रॉय। आई डोंट अग्री विद हिम ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, पर कविता एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं तो फ़ैन हूँ उनका और मैंने बहुत कुछ सीखा है सौरव से। उनके थ्रू मैंने शीली जी जो कवि हैं उनको डिस्कवर किया था और उनकी कविताओं में भी ऐसा दिखता है कि जो थकान है वर्किंग क्लास की, चाइना की, और जैसा कि हमें पता ही है, मतलब अगर हम थोड़ा सा सर्च भी करेंगे तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे वर्कर्स की कंडीशन सही नहीं है। एंड सैडली ही हैड टू लाइक ही कमिटेड सुसाइड। और उसके बाद मेरे दोस्त जो हैं सौरव रॉय जिनके बारे में मैंने बात की, ही डिस्कवर्ड, और उन्होंने कुछ कविताएं हैं जो ट्रांसलेट की हैं उनकी। जैसे ये एक कविता है जी, मैंने सामने खोल रखी है कि एक पेंच ज़मीन पर गिरा इस अंधेरी रात के ओवर टाइम में, सीधा गोते लगाता धीरे से खनकता, इससे किसी का ध्यान नहीं टूटेगा, पिछली बार की तरह जब ऐसी ही सुनसान रात को किसी ने ज़मीन में डुबकी लगाई थी। यही बात जो हम कर रहे थे स्वदेश दीपक के साथ उनके लेखन में, या कहीं ना कहीं वो बुकाउस्की वाली मेलैंकोली, उसी का एक और शायद वर्जन, पर साथ में पेसोआ वाला भी आ गया कि वो थोड़ा सा कल्पना को कहाँ तक लेके जाते हैं। ये सारा कुछ देखा जाए तो उसका कविता से में एक रिफ्लेक्शन जो दिखेगा वो शायद थोड़ा सा यही है। हाँ, मतलब वो मुझे तो ऐसे ये होते हुए दिखती है कविता सामने कि कोई पेंच गिरा होगा और कोई एक दोस्त होगा उसका जिसने आत्महत्या की होगी, हाँ। छलांग लगाई होगी, और वो गिरते हुए आप देखते हो और उसको किसी ने नहीं देखा, किसी को समझ नहीं आया, और उसकी भी आत्महत्या की बात अब नहीं हो रही है, तो उसको पेंच से कंपेयर कर रहा है एक्चुअली। अगर दूसरी कविताएं भी देखो इनकी, मैंने लोहे का चांद निगल लिया, वे इसे कील कहते हैं, मैंने इस औद्योगिक नाले को, इस बेरोजगारी के दस्तावेजों को निगल लिया, मशीनों की बंदगी करते युवा समय से पहले मरते हैं, मैंने शोर शराबे और बेबसी को निगल लिया, मैंने पैदल पुलों को, जंग लगी जिंदगी को निगल लिया, बस अब और नहीं निगल सकता, जो निगला है वो अब मेरे गले से फूटकर मेरे पूर्वजों की ज़मीन पर फैल रहा है एक शर्मनाक कविता के रूप में। क्या कहें इस पे, तो मतलब ऐसे इस पे चुप हो जाए, इस पे कुछ नहीं कहना है। मतलब ये सारी कविताएं, कुछ कविताएं जो मैं पढ़ रहा हूँ वो सौरव रॉय जो मेरे दोस्तों उनकी वेबसाइट से पढ़ रहा हूँ मैं, उसका भी लिंक हम डाल देंगे अगर किसी को पढ़ना है तो। बट आई थिंक डिस्कवर करना चाहिए हमें। और इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि हम जब अपना अपना पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैं भी जब हिंदी बहुत पढ़ रहा था तो उसके बाद जब मैं अंग्रेज़ी पढ़ने लगा तो मुझे एक अलग तरह का चाव आ गया कि ये तो बातें वैसी हो रही हैं पर थोड़ी अलग भी हैं। सो एक न्यूनेस, एक नया पर्सपेक्टिव आता है। और कविताओं में तो मैं स्पेशली बोलूँगा कि जितना आप बाहर और डिस्कवर कर सकते हैं, पॉपुलर कवियों से अलग बहुत सारे लोग बहुत सारी भाषाओं में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो डिस्कवर करके पढ़िए। और आई थिंक यहाँ से ये रास्ता निकल सकता है। तो दिस वाज शीली जी। और एक और कवि हैं सुधीर रंजन सिंह, जैसे उनकी एक कविता है नींद एक जगह है, जैसे पानी के लिए प्यास एक जगह है, और वो पूरी कविता उसके अराउंड वो बहुत सुंदर है। देवेंद्र दांगी बहुत युवा कवि हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन उनकी कविताएं मुझे देखकर मुझे लगता है कि यार ये कुछ नयापन है, नया है। हाँ। और मैं पढ़ता हूँ मतलब उनकी कविताएं, और कई लोगों को मैंने जो कविताएं पढ़ रहे थे उनको लगता था कि यार ये कविता अच्छी है, उनको मैंने देवेंद्र की कविताएं इंट्रोड्यूस की और उनको समझ में आया कि यार कविता तो शायद ऐसी होती है। तो मुझे लगता है कि अभी जो भी लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं कविताओं की, जिनको तलाश है, अगर देवेंद्र से भी वो शुरू करेंगे तो बार अच्छा सेट होगा। हाँ। उनको समझ में आएगा कि कविता है क्या। ऐसे देवेंद्र की एक कविता है, इतना बौना स्वप्न तुमने हाँ कहा और मेरी आँख खुल गई, मैं तुम्हारी हामी का उत्सव भी नहीं मना पाया। तो ये कुछ किताबें हैं। कुढ़न उनका कविता संग्रह। कविताओं में तो बहुत, एक ज्ञानेंद्र पति हैं, ज्ञानेंद्र पति एक कवि हैं जिनकी एक कविता है चेतना पारिक कैसी हो। अब वो थोड़ी पॉपुलर हो गई, बहुत लोगों ने पढ़ा है, पर वो चेतना पारिक कैसी हो वो पढ़िए आप। उसको पढ़ के तो रोया हूँ मैं कि यार ये क्या लिख दिया आदमी ने। मतलब बद्री नारायण की कविता है प्रेम पत्र। हाँ, ये कविता तो अगर हो सके तो हमें पढ़ लेनी चाहिए। बद्री नारायण की कविता प्रेम पत्र।
प्रेत आएगा, किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र। गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा। चोर आएगा तो प्रेम पत्र चुराएगा, जुआरी प्रेम पत्र पर ही दाव लगाएगा। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र। बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी। आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र। बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र। झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र। कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। प्रलय के दिनों में सप्तऋषि, मछली और मनु सब वेद बचाएंगे। कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना। मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। बद्रीनारायण साहब की ये मेरा इंट्रोडक्शन था बद्रीनारायण साहब से। तो ये कविता है। कुछ उदय प्रकाश जी की कुछ कविताएं बहुत अच्छी हैं जो मुझे सॉफ्टनेस एक लगती है, डे टू डे लाइफ की सॉफ्टनेस उसमें दिखती है। मंगलेश डबराल साहब की कविताएं पढ़ी जानी चाहिए, वो बहुत अच्छी हैं। मैंने बहुत डिस्कवर नहीं किया है उनको, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मुझे बहुत बहुत पसंद है। एक किताब यहाँ रखी है, ये प्रतिनिधि कविताएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। एक कविता है तुम्हारे साथ रहकर। तो इनकी दो कविताएं ऐसी मुझे लगती हैं कि तुम्हारे साथ रहकर और तुमसे अलग होकर, दो कविताएं हैं और दोनों को आप पढ़ते हो और वो 180 डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है कि एक तुम्हारे साथ रहकर मुझे कैसा लगता है और तुमसे अलग होकर, और दोनों की तीव्रता उतनी ही है, इंटेंसिटी उसकी बहुत उतनी ही है। जैसे तुम्हारे साथ रहकर, कुछ मैं पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ तुम्हारे साथ रहकर, कि तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है। कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर, हर चीज़ का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रख आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में मुंह छिपा सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में एक द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं, मेरी है। तुम्हारे साथ रहकर। इसमें दूसरी कविता एक है जो मैं पढ़ूंगा नहीं और इस किताब में भी नहीं है, तो तुमसे अलग होकर। अब ये कविता पढ़ने के बाद आप अगर तुमसे अलग होकर पढ़ेंगे तो उसका दर्द और समझ में आएगा। तुमसे अलग होकर मेरे ख्याल से ना, मैं इन्हीं आपने जो कविताएं बताई उसमें मैं एक ट्रिलॉजी मानता हूँ। अब इसे हम कहाँ रखेंगे मुझे नहीं पता। इसे या तो हम शुरुआत में रख सकते हैं सबसे पहले, या फिर 500 डेज ऑफ समर की तरह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे बाद। और फिर क्या होता है उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो किसी को बिना जाने आसपास रहना, और वो इस तरह से उसकी शुरुआत होती है। मुझे उसका टाइटल भी याद नहीं है, पर वो ऐसी कविता है, बिना जाने एक दूसरे के पास रहना और एक दूसरे में एक दूसरे को टटोलना, और आखिर में खुद को ही तुम में पा लेना। वैसी कुछ बातें हैं जो वैसी बात है कि जहाँ दो स्ट्रेंजर्स मिलते हैं और वहां से कुछ शुरुआत होगी, उसके बीज है। अब शुरुआत हुई नहीं है, तुम्हारे साथ रहकर की फीलिंग नहीं आई है अभी तक, पर उसके पहले पता है कि इसके साथ क्या फीलिंग आने वाली है। और वो एक कविता है। तो या तो उससे शुरुआत होती है जहां से तुम्हारे साथ रहकर तक जाया जाएगा,
या फिर शायद तुम्हारे जाने के बाद का जो एक समय है उसमें आप किसी और से मिलते हो और फिर आपको वापस वो आशा दिखती है किसी से मिलने की और वापस से उस प्रेम को पाने की। जैसे काफका ने कहा था ना कि प्रेम लौटता है किसी और स्वरूप में। करेक्ट। तो वैसा अगर किसी और स्वरूप में आपके पास आता है तो शायद ऐसे आता होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो एक ये बात है। और इसी किताब से शायद मेरी जो सबसे पसंदीदा कविता है वो ये है। मैं इस कविता को हमेशा पढ़ना चाहता हूँ। कोई भी मुझे ये कहे कि कविता मुझे पढ़कर सुना दो, मैं चाहूँगा मैं ये कविता उन्हें पढ़कर सुनाऊँ। वैसी वाली एक कविता है ये। जब भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाम लिया जाता है, I know it। हाँ, ये कविता सबसे पहले मैं बात करता हूँ वो है बाएं हाथ में ले अपना कटा हुआ दाहिना हाथ। हाँ, इसकी जो शुरुआत है, पढ़ी जाए बात नहीं, पढ़ते हैं इसको फिर बात करेंगे। हाँ, पूरी कविता तो शायद मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ी सी इसकी लेंथ है। हाँ, पर मैं इसे छोड़ दूंगा, पढ़कर शुरुआत करके छोड़ दूंगा और शायद पता चलेगा कि ये कविता क्या है। पत्नी की मृत्यु पर। बाएं हाथ में ले अपना कटा हुआ दाहिना हाथ, बैठा हूँ मैं घर के उस कोने में जिसे तुम्हारी मौत कितनी सफाई से खाली कर गई। और यहाँ से धीरे 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 बात शुरू होती है और इतनी जगहों पर जाती है और आखिर में आता है कि घर के इस खाली कोने में छोड़ गई हो तुम एक शिलालेख जो मैं हूँ, नहीं जो तुम्हारी मृत्यु है। जो तुम्हारी मृत्यु है वही मैं हूँ। रे रे रे, वही मैं हूँ। बाएं हाथ में ले अपना कटा हुआ दाहिना हाथ, उठाता हूँ मैं इस शिलालेख को जिस पर शाम बिना पैर धोए आकर बैठ गई है। तो मैं इस कविता को जब भी पढ़ता हूँ ना, मैं ऐसे हिल जाता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये वो बात है, ये वो एंग्जाइटी को एड्रेस करती है जहाँ पर आपने या तो अनुभव किया होगा या आपको शायद ये डर होगा कि इफ़ यू लूज समवन, इफ़ यू लूज योर लव्ड वन, तो उसकी अनुभूति कैसी होगी। और उसे कविता में लिख पाना उसी अनुभूति के साथ, तो कैसे लिखा होगा। आप उस दर्द को जानते हो और फिर उस पर वापस गए और ऐसे लिखा। ये सेम एक किताब है जो आपने मुझे दी थी, मुझे बहुत पसंद आई वो किताब। अभी स्टिल आई एम प्रोसेसिंग दैट बुक क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ख़त्म की है। और उस किताब का नाम है अ ईयर ऑफ मैजिकल थिंकिंग। यस, जॉन डिडियन की, लॉस पे लिखी है जहाँ पे। और वो किताब भी एक रिकमेंडेशन लिस्ट में है कि लॉस पर लिखी हुई आई थिंक जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं इट स्टैंड्स आउट। और वो जिस तरह से वो उस लॉस की मेमोरी को से वो डील करती हैं, और मुझे ये लगता है कि राइटर लिख कर ही डील कर सकता है। आप कैसे डील करोगे, मतलब उससे, उसका यही तरीका है कि यू राइट इट आउट एंड देन यू फील कि शायद ये है। तो ये हमारी कविताओं की एक्चुअली रिकमेंडेशन देना बहुत टफ है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना। कविताएं बहुत टाइम पे बस फीलिंग बन के रह जाती हैं, आपको याद बहुत कम रहती हैं कविताएं, पर आपको ड्राइव बहुत सारी कविताएं कर रही होती हैं। इट इज़ दैट। तो हमने किताबों पर बात की, बीच में कहीं और पर भी जाके आए, वापस कविताओं पर लौटे। और अब शायद एक वो डायमेंशन जो आपके साथ मैं ख़ास करके बात करना चाहता था वो ये है कि जितना आप मतलब लेखन को जैसे एक्सप्लोर करते हो, सिनेमा को भी साथ साथ आपने वैसे ही एक्सप्लोर किया है। तो और क्योंकि अब आप वहीं पर सिनेमा के साथ अब सॉन्ग राइटिंग में भी हो, तो इस पूरे डायमेंशन को हम ऐसे देखें कि फिल्म रिकमेंडेशन, सीरीज और उसके साथ अगर कुछ ऐसे सॉन्ग्स लिरिक्स के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो इन सारी चीज़ों पर आपके जो रिकमेंडेशन क्या मिल सकते हैं उस पर बात की जा सकती है। सिनेमा में मुझे कुछ फिल्में बहुत पसंद हैं जिन्होंने एक्चुअली शेप किया है, मुझे लगता है, क्योंकि अगेन
बात यहाँ भी वही बात है कि आपने अगर बहुत फिल्में देखी हैं तो सारी फिल्में याद नहीं रहती हैं, पर कुछ फिल्में हैं जो बार बार लौट कर आती हैं। 2 फिल्में हैं जो बहुत क्लोज़ मुझे लगती हैं और अलग-अलग टाइम पे मुझे मिली और मुझे लगा कि यार ये तो अपनी बात हो रही है, या फिर ऐसा कुछ। एंड ऑफ कोर्स उसमें एक मैजिकल एलिमेंट है, फिर भी आपको लगता है कि वो तो वुडी एलन की ही 2 फिल्में हैं। मिडनाइट इन पेरिस। मिडनाइट इन पेरिस में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है गिल, वो उसकी शादी होने वाली है एक लड़की से, और उसका एक दोस्त है जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रे करता है एटलीस्ट, और उसकी जो फियांसे है वो बोलती रहती है कि यार ऐसा बनो ना तुम, ये आदमी तो ये है, तुम क्या अपनी किताब में लगे रहते हो। और वो एक दिन पार्टी के लिए जाते हैं रात में और थोड़ा ज़्यादा पी लेते हैं ये लोग, और गिल बोलता है कि मुझे घर जाने का मन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। और वो उसके बाकी के जो दोस्त हैं वो चले जाते हैं, उसकी फियांसे, और ये अलग चला आता है और आकर वो बैठ जाता है एक जगह पे सीढ़ियों पे रात में, और पीछे घंटा बजता है, घंटा घर की घड़ी में, और 12 बजते हैं और एक गाड़ी आती है और उसको गाड़ी में लोग बुला रहे होते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा है, लगता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, पर लोग इतना परसिस्टेंट होते हैं कि वो गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी जहाँ पहुँचती है, एक्चुअली कहानी वहाँ से शुरू होती है। वो गाड़ी पहुँचती है और वो वहाँ जाता है और देखता है कि उसके फेवरेट राइटर्स, वो एक एरा को बहुत रोमांटिसाइज करता है जिसमें हेमिंगवे थे, जिसमें पिकासो थे, जिसमें डाली थे, एंड ही रियलाइजेस कि वो उस एरा में पहुंच चुका है। और फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है, और फिर उसके साथ क्या होता है, वो किन किन लोगों से मिलता है, और वो बैक एंड फोर्थ, मतलब अपनी लाइफ में वापस भी आता है, फिर वो वहाँ जाता है। हेमिंगवे एक पॉइंट पे उसको बोलता है भी कि ठीक है तुम अपना राइटिंग लेके आओ, दिखाओ मुझे क्या लिखा है तुमने। और हेमिंगवे इज दिस एरोगेंट मैन इन दैट फिल्म। वो फिल्म मैंने देखी थी और बहुत लेट देखी मैंने वो फिल्म। मुझे किसी दोस्त ने बोला था कि वुडी एलन करके कोई है एक डायरेक्टर और उसकी ये बेस्ट फिल्म है, तो मैंने लगाया, मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी फिल्म है। और वो फिल्म देखने के बाद मेरी फीलिंग ये थी कि मैं बस मतलब किसी को हग करना चाहता था और घर में कोई नहीं था तो फिर मैंने उस पर कुछ लिखा, आई रोट एन आर्टिकल अबाउट द फिल्म। और वो फिल्म मुझे लगता है कि बार बार मैं उस फिल्म पर जाता हूँ, या वो मुझे सबसे क्लोज ऐसा फील होती है कि ये फिल्म है। एक और फिल्म है, अगर मैं उसका नाम सही से ले पा रहा हूँ, जेलिग नाम है उस फिल्म का। जेलिग एक ऐसी कहानी है जो 90s 20s में सेट है, और वुडी एलन अगेन ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। और ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल फिल्म मेकिंग और जो रियल एक्शन फिल्म मेकिंग, वो उसका एक मिक्सचर है। और उसमें एक ऐसे इंसान की कहानी है, एक इंसान देखा जाता है जिसको लोग स्पॉट करते हैं कि ये बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स में भी ये इंसान मौजूद है, और पता चलता है कि वो एक ही इंसान है और इतने अलग अलग रूप में। तो दिस मैन हैज़ दिस कंडीशन कि अपनी सोशल एक्सेप्टेंस के लिए वो अपने आप को इस तरह से मॉर्फ कर लेता है कि वो एकदम सामने वाला लगने लगता है। तो वो अगर तुमसे मिलेगा तो वो एकदम बाल ऐसे होंगे, कपड़ा ऐसा होगा और दाढ़ी ऐसी होगी। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेस के लोगों से भी मिलता है और वो उनकी तरह दिख रहा होता है। तो ये केस पता चलता है, मीडिया पकड़ते हैं इस केस को, बहुत बड़ा केस बन जाता है। और उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है बेसिकली, उसको नाउ वी नो द डिफरेंस बिटवीन साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो वो दोनों साथ में उसको केस देते हैं कि ये क्या है, एंड देन हाउ इट अनफोल्ड्स। उसका एक डायलॉग है जो मुझे बहुत वो लगता है कि आई मेट दिस सेंट, मतलब ऑफ कोर्स आई एम पैराफ्रेजिंग, एंड आई आस्क्ड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड ही टोल्ड मी द मीनिंग ऑफ लाइफ, but he told me it in Hebrew and I don't understand Hebrew, and then he asked me for $600 for the translation. तो इस तरह की राइटिंग है वो, और वो वुडी एलन का ही ऑफ कोर्स। ये 2 फिल्में हैं वुडी एलन की जो आप देख लीजिए। एक फिल्म है द मैन फ्रॉम अर्थ। द मैन फ्रॉम अर्थ में एक जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, और वो मूव कर रहे हैं। वो आई थिंक ही इज़ 35, उसको 10 साल यहाँ पे हो गया है, और ही इज़ लाइक कि अब मैं कहीं और जा रहा हूँ, और अपने दोस्तों को बुलाया है उन्होंने, और एक कमरे की ही कहानी है। तो वहाँ पे बात इवेंचुअली बात में निकल के आती है, लोग पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो, तो वो बताता है कि मेरे को 10 साल हो गया और मैं हर 10 साल में अपनी जगह बदल देता हूँ।
तो लोग पूछते हैं ऐसा क्यों, तो फाइनली वो बताता है कि एक्चुअली आई डोंट एज। तो बोलते हैं व्हाट डू यू मीन यू डोंट एज, सो हाउ ओल्ड आर यू। और ये बात फिर वो खुलती है कि वो एक्चुअली 14,000 साल उसकी उम्र है। और लोग बोलते हैं क्या बकवास है ये। और फिर वो अपनी कहानी बताता है कि उसने भी क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स देखे हैं, उसने वॉल्केनोस के फटने से लेकर और आग कब बनी थी, क्या हुआ था, बहुत इस तरह की बातें होती हैं। और फिर वो पूरी फिल्म एक ऐसे सरप्राइजिंग एंड पे जाती है, आपको लगता है कि ये क्या हुआ। उस फिल्म का बहुत इम्पैक्ट था मेरे ऊपर। एक फिल्म है रिकी जर्वेस की, द इन्वेंशन ऑफ लाइंग। तो उसमें एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे किसी को झूठ बोलना नहीं आता है, जो सब सच बोलेंगे। वहाँ पे जो भले ही मन में कितना भी, वो सीधा सीधा बोल देंगे कि तुम अगली दिख रहे हो, यू नो, वो इस तरह का वर्ल्ड है। और वहाँ पे रिकी जर्वेस का कैरेक्टर डिस्कवर करता है कि कुछ उसने एक्चुअली जो था वैसा नहीं बोला, क्योंकि झूठ है नहीं उस दुनिया में ना, तो उनको पता भी नहीं कि झूठ क्या होता है। तो जो बोलते हैं लोग वो मान लेते हैं। तो एक बार उसको ही वाज स्ट्रगलिंग, और वो जाता है बैंक में और पैसे निकालने के लिए बोलता है। वो पूछते हैं कि कितना था तुम्हारे अकाउंट में, और गलती से उसके मुंह से वो अमाउंट निकल जाता है जितने की उसकी ज़रूरत थी। और सडनली उसको उतने पैसे मिल जाते हैं और बैंक अपोलोजाइज करता है कि सॉरी, हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इतने पैसे नहीं थे आपके अकाउंट में, पर आप बोल रहे तो सही बोल रहे होगे ना। उसको पैसे मिलते हैं और वो डिस्कवर करता है कि एक सेकेंड, इसमें पावर है। और फिर वो दुनिया कैसे बदलती है, फिर वो उसके साथ क्या होता है। फिर वो उसकी माँ की डेथ हो रही होती है और माँ बहुत डरी हुई होती है, तो बोल देता है कि नो नो नो, दिस इज़ नॉट द एंड। तो डॉक्टर्स वॉक्टर्स ये सारी बात सुन लेते हैं और फैलाते हैं कि देयर इज़ अ मैन हु नोस कि मरने के बाद क्या होता है। और फिर वो फटता है। और तो ये एक दूसरी फिल्म है। मैं डायरेक्टर भूल गया मैं, बट रिकी जर्वेस की फिल्म है। एक तीसरी फिल्म और है अगेन एंडी कॉफमैन की लाइफ के ऊपर, मैन फ्रॉम मून। जिम कैरी हैं, एंडी कॉफमैन प्ले कर रहे हैं इसमें। एंडी कॉफमैन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जानेंगे कि वो एक बहुत ही एक्सेंट्रिक स्टैंड अप कॉमिक थे। और उनकी लाइफ के ऊपर मतलब आप फिल्म देखिए, मतलब मैं कैसे बोलना मेरे लिए ये हो रहा है कि मैं कैसे इसको आर्टिकुलेट करूं, पर वो एक फिल्म है जहाँ पे, और उसके बाद नेटफ्लिक्स पे उसकी मेकिंग देखिए, जिम एंड एंडी, वो उससे ज़्यादा क्रेजी है। जिम कैरी ऑलमोस्ट लाइक ही सीम्स लाइक पॉजेस्ड बाय एंडी कॉफमैन्स कैरेक्टर। और वो सेट पे इतनी प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से, बिकॉज एंडी कॉफमैन वाज सच अ मैन जो रियल लाइफ में प्रैंक्स करते थे। मतलब उन्होंने अपने ही और कैरेक्टर्स बना रखे थे। और टोनी क्लिफ्टन करके एक कैरेक्टर था, तो वो जहाँ भी जाता था वो एंडी कॉफमैन को ही गाली देता, बट ही वॉज द सेम मैन। एंडी कॉफमैन और ये दोनों सेम आदमी थे। एक फिल्म है जो मुझे अगेन बॉम्बे आया था तब मैंने देखी थी, मोंटी पाइथन की लाइफ ऑफ ब्रायन। वो भी सटायर है, और वो एक्चुअली मेकिंग ऑफ रिलीजन की एक तरह से बात करती है विदाउट लाइक पॉइंटिंग एट जीसस। तो वो जीसस इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट, बट वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज हैं। वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद आई हैव अ लिस्ट हियर, एनोमलीसा और एडेप्टेशन जो चार्ली कॉफमैन की लाइफ के ऊपर ही है। तो चार्ली कॉफमैन ने अपनी पहली फिल्म बना ली थी, और दूसरी फिल्म उनकी एडेप्टेशन थी जिसमें उनका ही कैरेक्टर है। उनको एक किताब दी जाती है कि इसको अडेप्ट करके स्क्रीन प्ले बनाइए। और चार्ली कॉफमैन, अगर आप चार्ली कॉफमैन को जानते हैं, तो ही डजंट बिलीव इन द रूल्स ऑफ राइटिंग एंड ही डिस्कवर्स कि मैं क्या करने वाला हूँ, और वो अडेप्ट नहीं कर पाता है। ही स्ट्रगल्स विद द अडेप्टेशन। और वहीं पे चार्ली कॉफमैन का एक कज़न है हु फॉलोज ऑल द रूल्स ऑफ स्टोरी एक किताब है रॉबर्ट मिकी की, स्क्रीन राइटर्स के लिए ये भी एक रिकमेंडेशन है। तो ही फॉलोज दैट बुक एंड ही एक्चुअली बिकम्स प्रीटी सक्सेसफुल। बट देन व्हाट हैपन्स टू दिस गाय हु इज अनेबल टू अडेप्ट टू द रूल्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड इन लाइफ इन अ वे। और इसकी सुंदर बात यह है कि जो भी स्टोरी में रॉबर्ट मिकी साहब ने रूल्स लिखे हैं, ये किताब उसके एकदम अगेंस्ट जाती है। जहाँ पे जो नहीं होना चाहिए वो होता है, एंड इट स्टिल मेक्स यू फील समथिंग, इट स्टिल स्टेज विद यू। तो एडेप्टेशन एक है। और दूसरी फिल्म है चार्ली कॉफमैन की, एनोमलीसा एक ऑथर की कहानी है जो आई थिंक 45 से 50 ईयर्स ओल्ड ऑथर हैं, और वो सेल्फ हेल्प ऑथर हैं। वो एक लेक्चर के लिए जाते हैं और ही इज़ गोइंग थ्रू अ टाइम इन हिज लाइफ वेयर ही इज़ हेल्पिंग पीपल, लेकिन उनकी खुद की लाइफ का स्ट्रगल चल रहा है।
तो फिल्म जब शुरू होती है ना, तो सारे कैरेक्टर्स एक ही आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, और मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, इवन एज अ व्यूअर व्हेन आई वाज वाचिंग इट। एंड देन यू डिस्कवर कि जब वो होटल में रुकते हैं, वहाँ पे एक लड़की आई है, उसकी आवाज़ अलग सुनाई देती है उनको, वो उनका लेक्चर अटेंड करने आई है, और फिर उसके बीच में और इनके बीच के रिलेशनशिप की कहानी है कि क्या होता है। ही इज़ अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल बिकॉज उसकी आवाज़ ऑथेंटिक सुनाई देती है पहली बार। और ये फिल्म इट्स आई थिंक स्टॉप मोशन और टॉयज़ के साथ ये पूरी की पूरी फिल्म शूट की गई है, लेकिन इसका भी क्या इम्पैक्ट था। एंड देन ही कम्स बैक टू हिज लाइफ, तो सब ख़त्म करने के बाद, और घर में, और फिर हाउ यू गेट टू सी हिज फैमिली एज वेल, एंड यू रियलाइज़ कि what he just experienced there। और वो हमारी लाइफ से बहुत कई बार पैरेलल है ना, कि कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें जिनको हम देखकर बहुत एक्साइटेड हुए थे, वो बहुत नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो इट डजेंट मैटर हु इज़ टॉकिंग टू यू, सब एक जैसा ही साउंड, इट्स अ मेटाफर, बट एवरीथिंग फील्स द सेम। एंड देन यू सर्च फॉर दैट लाइफ, दैट होप, दैट यूनिकनेस जो अ लाइफ रखती है आपको। तो चार्ली कॉफमैन की ये 2 फिल्में हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स भी मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन बहुत हैवी थी, तो आई डोंट नो, अगर मौका मिलता वो भी देख लीजिए। वो तो उस साल की लिस्ट में मैंने लिखा था कि ये अचीवमेंट है कि मुझे वो फिल्म समझ में आ गई, बिकॉज इट डील्स विद अ लॉट ऑफ लाइक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड वो मेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें वो कवर करते हैं वो लोग। तो नेक्स्ट है लिस्ट में टिम बर्टन। टिम बर्टन की 2 फिल्में हैं। एक बिग फिश में एक आदमी है जो आता है अपने घर पे, और हिज डेड इज़ ऑन द डेथ बेड, और वो उसको कहानियाँ सुना रहे होते हैं। उनको कहानी सुनाने का बहुत शौक है, और ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो लगता है कि क्या बकवास है, ये ऐसा होता है क्या, ऐसा ऐसा हुआ होगा क्या। एंड ही इज़ इरिटेटेड विद हिज फादर कि यार बस करो ना। लेकिन ये फिल्म प्रेजेंट में भी होती है और फ्लैशबैक में भी जाती है, और इवेंचुअली ये जब लड़का निकलता है अपनी यात्रा पर, तो डिस्कवर करता है कि उसके डैड ने जो जो चीज़ें बोली थी वो कितनी सच थी या नहीं थी। ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है, और इसमें वो जो फैंटास्टिकल एलिमेंट है, आई थिंक सारी रिकमेंडेशंस में वो तो एक निकल के आ ही रहा है। दी अदर फिल्म जो टिम बर्टन की है, इफ़ आई कैन प्रोनाउंस इट राइट, मिस पेरेग्रीन्स होम फॉर पिक्यूलियर चिल्ड्रन। तो ये किताब भी है, पहले किताब है और उसके बाद उस पर टिम बर्टन ने फिल्म बनाई है। तो ये फिल्म भी मुझे बहुत पसंद आई थी, एंड इट हैज़ द अंडरटोन ऑफ हॉलोकास्ट सर्वाइवर्स, कि अ होम फॉर पिक्यूलियर चिल्ड्रन। पिक्यूलियर मतलब जो अदर्स हैं, जो हम नहीं हैं, जो अदर्स हैं, जो पिक्यूलियर हैं, जो आपको लगता है कि अलग है। तो दिस वॉज एक्चुअली अ टूल फॉर द राइटर, जो इसके ओरिजिनल राइटर हैं, आई डोंट रिमेंबर द नेम। उन्होंने इंटरव्यू में कहीं बोला था कि ऐसे तो आप नहीं लिख सकते हो ना, ऐसे तो आप लिखोगे तो बैन हो जाएंगी चीज़ें। सो देन इस टाइम पे बहुत सारे राइटर्स ने अपना तरीका ढूंढा था चीज़ें बोलने का, और वहाँ से निकल कर ये फिल्म आती है। ये फिल्म मुझे बहुत पसंद है। तो ये तो बाहर के 2-3 डायरेक्टर्स की बात की मैंने। मुझे रजत कपूर साहब का काम बहुत पसंद है, और उनकी 2 फिल्में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ। अब 2 हो गई हैं, पहले एक थी आंखों देखी। ऑफ कोर्स आंखों देखी बहुत लोगों को मतलब पता भी होगी, और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगी, क्योंकि कई बार मैं आंखों देखी बोलता हूँ और लोग बोलते हैं कि कौन सी फिल्म। तो आई रियलाइज़ कि आंखों देखी का जो इंटरनल फैन बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको नहीं पता है। तो आप आंखों देखी देखिए। एक आदमी की कहानी है, मिडिल क्लास, जो एक दिन डिसाइड करता है, एक इंसिडेंट होता है उसकी लाइफ में, और उसके बाद डिसाइड करता है कि ये तो सुनी सुनाई बातों पर मैं भरोसा नहीं करूँगा, मैं वो ही मानूंगा जो मेरे अनुभव में है। इसके ऊपर पूरी फिल्म है, और बहुत इट्स पोएटिक, इट्स ब्यूटीफुल, एंड इट्स वन ऑफ द फिल्म्स जो मैं बार बार उसकी तरफ जाता हूँ, उसका स्क्रीन प्ले पढ़ता हूँ, उससे सर्टेन चीज़ें देखता हूँ। मतलब वो मैं उसमें वो जादू ढूंढता रहता हूँ कि किस पन्ने पे वो जादू था या किस सीन में था, क्योंकि वो फिल्म देखते हुए मैं रोया भी बहुत हूँ। यार इतनी सुंदर बात कोई कैसे कह सकता है इतने प्यार से, और कहीं से भी आपको वो फिलॉसफी का हैवीनेस नहीं लगता है कि यार ये इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, पर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं उसमें। मतलब देयर इज़ नो फिलॉसफी विदाउट लाफ्टर, एंड आई थिंक रजत कपूर साहब वो बहुत सुंदर तरीके से करते हैं। उनकी दूसरी फिल्म RK वर्सेस RK, अगर आप सर्च कर रहे हैं तो RK/RKAY, दिस इज़ द नेम, RK/RKAY।
वो तो और भी इंटरेस्टिंग उसका कॉन्सेप्ट है। उसका कॉन्सेप्ट हैव यू वॉच्ड इट? नहीं। हमारी कभी बात हुई है? हाँ, जब वो फिल्म शायद यहाँ मुंबई में उसकी स्क्रीनिंग हाँ, शुरू हुई थी तभी। तो उसकी जो खूबसूरती है, उसकी खूबसूरती ये है, कहानी ये है, खूबसूरती तो निकल ही आती है उससे। तो एक डायरेक्टर है आर.के. रजत कपूर फिल्म के अंदर भी एक डायरेक्टर है, आर.के. नाम है उनका, और वो फिल्म के अंदर एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें वो खुद एक्टिंग कर रहे हैं एज महबूब आलम। तो उनके कैरेक्टर का नाम महबूब आलम है, डायरेक्टर आर.के. हैं, और फिल्म ख़त्म होने वाली है। और प्रोड्यूसर इज़ नॉट वेरी लाइक, प्रोड्यूसर बोल रहे हैं यार ऐसे कर लो ना, मेरे पैसे कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, एक ये कर देते हैं क्या? एंड डायरेक्टर इज़ लाइक नहीं, मुझे बनाने दो ना, ठीक है फिल्म मैं बना रहा हूँ। और डायरेक्टर बहुत परेशान है जो आर.के. है। तो उनका एडिटर एक दिन बोलते हैं कि आप एक काम करो, 10 दिन का ब्रेक ले लो, बहुत टाइम से आप इस फिल्म पे हो, आप आराम करो, मैं एक फर्स्ट कट तैयार करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, आप देखते हैं और उसके बाद बैठते हैं। तो अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं नॉर्मल, ही इज़ ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दैट जोन। और फिर एक दिन रात में सो रहे होते हैं, तो रात में आफ्टर मिडनाइट ही गेट्स अ कॉल फ्रॉम हिज एडिटर, अब भी स्टूडियो आ जाओ। तो बोलते क्या हुआ? पता चलता है कि महबूब आलम फिल्म से भाग गया। जब उनको पता चलता है ये क्या मतलब, मैं फिल्म से भाग गया मतलब? कहते हैं हाँ, मतलब क्या डिलीट हो गया फुटेज? नहीं, डिलीट नहीं, सारी फुटेज दिखाते हैं, जो भी उन्होंने शूट किया था सब है वैसा ही, बस उस फ्रेम में महबूब आलम नहीं है। तो वो जो फिल्म का कैरेक्टर है वो निकल के रियल लाइफ में भाग गया होता है, एंड नाउ दे हैव टू फाइंड द कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को ढूंढने निकलते हैं लोग कि कहाँ गया, उसको वापस बोलो फिल्म में जाए, क्योंकि उसके बिना फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। और प्रोड्यूसर भी बोलते हैं कि ये क्या मतलब भाग गया, मतलब किससे पूछ के भागा? अरे वो कैरेक्टर है भाई, वो किससे पूछ के भागेगा? एंड बिकॉज रजत कपूर सॉरी आर.के. इन द फिल्म हैज रिटन द कैरेक्टर, तो उसको उसका बेटा बोलता है कि आपको तो पता होगा ना कहाँ गया होगा वो, आपने लिखा है उसको। समहाउ वो ढूंढते हैं, उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई वापस चला जा। एंड देन ही इज़ लाइक मैं लिखा गया हूँ, मैं एग्जिस्ट नहीं करता। बोलते हैं हाँ तुम लिखे गए हो, इन्होंने लिखा है। एक सेकेंड, मतलब ये जो मैं सांस ले रहा हूँ ये मैं नहीं हूँ। तो इट गोज ऑन टू दैट ट्रिप वेयर व्हाट इज़ रियल व्हाट इज़ नॉट। और फाइनली फिर वो कन्विंस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और उस दौरान क्या होता है इज़ द स्टोरी, एंड इट्स ब्यूटिफुल। और मज़े की बात है पथिक, हम लोग देख रहे थे फन रिपब्लिक में, और ये मेटा चल रहा है इंटरवल में, और इट्स फनी, द फिल्म इज़ फनी लाइक एनीथिंग, और हंस रहे हो और मज़ा भी आ रहा है। इंटरवल होता है, आई एम लाइक मैं बाहर से आता हूँ और सामने वाली रो से रजत कपूर साहब खड़े होते हैं तो ये इतना मेटा चला कि यार एक सेकेंड यार, ये चल रहा है यहाँ भी ये। एंड देन इस फिल्म के बारे में बात भी हुई थी, और काफ़ी मुझे तो यही सुंदर लगता है देख के कि उनका पूरा का पूरा काम, उनकी और फिल्में भी, कड़क देख लीजिए आप, यू नो, और वो तब से वो काम कर रहे हैं। और उनकी सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगती है कि वो एक विजन होता है उनके पास, और वो एग्जीक्यूट करके वो फिल्म बना देते हैं। स्ट्रगल है, मतलब इतना आसान नहीं है वो कर पाना, लेकिन मुझे उनका काम बहुत पसंद है। आप जब वो बात कर रहे थे कि आंखों देखी में कुछ तो जादू है, कहाँ जादू है, कौन से पन्ने पर है, कौन से सीन में है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए वो था। और अब ये है कि जब मैं लेक्चर्स लेता हूँ तो लेक्चर को आखिरी में जब एंड करना होता है मुझे, तो वो उस मूवी का एक स्टिल है, वो मैंने मेरी पीपीटी में डाल रखा है कि उससे एंड होगा लेक्चर। और वो ये है जहाँ पर आंखों देखी में ये जो है वो एक चौराहे पर जाकर खड़ा रहता है एक प्लेकार्ड लेकर, हाँ। और वो आंखें खोल कर देखो सब यही है, हाँ सब कुछ यही है, आंखें खोल कर देखो। तो ये है, ये जादू शायद मेरे लिए है, या फिर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है, कुछ ख्याल और बेहतर हो सकते हैं अगर सिर्फ इस एक बात को समझा जाए तो। पर हाँ, ये फिल्म में सच में ऐसे बहुत सारे क्षण हैं। मतलब हम यूजी कृष्णमूर्ति पर जब बात कर रहे थे, अब क्योंकि हम दोनों को एक साथ बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि आंखों देखी भी शायद उसका ही एक वर्जन है। तो यूजी मतलब इंटरेस्टिंगली जे कृष्णमूर्ति के थॉट से आंखों देखी निकलता है पूरा का पूरा, नॉट यूजी कृष्णमूर्ति। और ऐसा ही एक नाटक सेम थॉट पे मानव कौल साहब का है, इल्हाम। हाँ, तो वो भी मतलब सिमिलर बट डिफरेंट।
तो वो अगर प्ले मैं रेकमेंड करूँगा तो इल्हाम बहुत बढ़िया प्ले है, वो देखिए। नाटक और भी कौन से हैं ऐसे जो रजत हाल ही में देखे? रजत कपूर साहब का नाटक है हेमलेट द क्लाउन प्रिंस, वो बहुत पसंद है मुझे। पिया बहरूपिया एक नाटक होता था, वो ख़त्म हो गया, लास्ट रन हो गया उसका। मानो कौल का चूहल, शक्कर के 5 दाने अच्छा है। निहाल पराशर का एक नाटक है पटना का सुपर हीरो, वो मैंने देखा, मोनोलॉग बहुत सुंदर। तो ये कुछ नाटक हैं। अतुल कुमार के जो नाटक हैं, एक मैं नाम भूल गया हूँ, पर मुझे लगता है कि हमारे टाइम के अतुल कुमार इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्ले राइट्स इन आवर कंट्री। तो उनका नाटक कहीं भी हो तो वो देखना चाहिए। हमने बात करी किताबों पर, कविताओं पर, फिल्मों पर, और साथ में बहुत सारी अलग बातें भी उनके साथ साथ जाते हुए। और क्या क्या था, कॉफ़ी पर भी बात करी। तो हाँ, आपने अभी जब एक फिल्म रेकमेंडेशन दे रहे थे तब शायद ये था कि आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स। कौन सा था? आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग थिंग्स। तो शायद हाँ उसी बात के साथ क्योंकि मेटा बातें चल रही थी तो मैंने सोचा हाँ इसी पे कर सकते हैं कि आई एम थिंकिंग ऑफ एंडिंग दिस एपिसोड हियर, कि हमने काफ़ी सारी बातें यहाँ पर कर ली है और इसके साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, कविताएं हैं, फिल्में हैं जिन पर और स्पेसिफिक बातें करी जा सकती है, पर शायद किसी और बार जब हम कॉफ़ी के साथ बैठेंगे तो हम। बट थैंक यू सो मच यार पथिक, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं था ये सारी फिल्में। जब मैं कल लिस्ट बना रहा था मुझे क्या क्या बताना है, तो मुझे भी याद आया कि ये फिल्में हैं जो मैंने देखी हैं और शायद इनका एक असर रहा हो। और मैंने कोशिश की कि जो मेन स्ट्रीम में जो लोग ऑलरेडी देख रहे हैं उससे थोड़ा अलग जो मैंने देखा है मैं वो शेयर कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। और मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बोल जाऊंगा इस पर बट हाँ, आई होप इसमें कुछ ढंग का निकल के आया हो और आगे और बातें करेंगे इस पर, मुझे जैसे जैसे लिस्ट याद आती रहेगी। तो बिल्कुल, आपकी ढेर सारी रिकमेंडेशंस, उसके साथ जुड़ी कहानियाँ और कॉफ़ी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपसे मुलाकात होती रहेगी और उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये एपिसोड पसंद आएगा। ऐसे और एपिसोड के लिए देखते रहिए किताबी कैफिन्स। शुक्रिया।